धक्के खाए, क्या एक्टिंग कर सके, ना कर सके, क्या हुआ था? अगर तुम में कुछ टैलेंट है ना तो तुम एक दफ़ा स्क्रीन पे आ जाओगे तो लोगों को पता चल जाएगा, तुम वहाँ से ग्रो करोगे। थिएटर बहुत ज़्यादा किया मैंने, अजोका थिएटर किया मैंने, रफ़ी पी ग्रुप का थिएटर किया मैंने। अगर मैं ऑडिशन अपना खुद भी करता तो अपने आप को फ़ेल कर देता। तो वो ये लोग बड़ी सच्चाई से आपने बात हाँ। कर दी। आपका दोस्त काशिफ एक कामयाब एक्टर बन गया। हम लोग उस वक़्त प्रोडक्शंस में इतना आगे जा चुके हुए थे कि हमें लगा कि नहीं यार ये किंग मेकर वाली चीज़ ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अब एहसास होता है कि वो कर लेना चाहिए था। वो बड़े-बड़े चैनल्स लॉन्च कर रहा था, मैं ये आई चीज़ें सी, कर रहा था, यस। मैं नादिया खान शो कर रहा था, मैं हुँ। बुशरा अंसारी के साथ प्रोडक्शंस कर रहा था। सफ़र शुरू होता है जिसमें रूहानियत नज़र आती है, हमें तसव्वुफ़ नज़र आता है और एक सूफ़ीज़्म वाली तरफ भी आप जा रहे हैं। ये कब कायम हुआ और कैसे और क्या सिलसिला है? पॉडकास्ट शुरू किया तो बहुत से लोग अल्लाह वाले हुँ। वो वाले मिले, जो अल्लाह वाले थे। उनके साथ बैठ के फिर एक पता चला कि असल लाइन तो यही है। सोसाइटी का बड़ा फ़र्क पड़ता है, किन लोगों के साथ आप मूव कर रहे हैं, किन लोगों के साथ बैठ रहे ये हैं, वो आपने सारा बड़ी कुछ पते की जो है बात उसमें। की। क्या वो आप डिसाइड करते हैं या वो भी हो जाता है? लेकिन कुछ चीज़ें जो है, कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बहुत क्लियर होने चाहिए उसमें। बहुत सारी चीज़ें इस फ़ील्ड का कहा जाता है कि फ़ील्ड की ज़रूरियात हैं और शायद हैं भी, क्योंकि आप एक लेवल तक आप क्रिएटिविटी आपके दिमाग में होती है। क्या सिर्फ़ नमाज़ ही इबादत है? नमाज़ जो है वो तो सिर्फ़ एक हाज़िरी है 5 वक़्त की, बाकी इबादत जो है वो तो आपने 24 घंटे हाँ। करनी है। और बहुत से लोग मैंने यहाँ पे देखा मस्जिद में जाते हैं तो एज़ अ हैबिट सब लोग वहाँ पे आए होते हैं। एक छोड़ेंगे तो 10 छूटेंगी, पढ़नी तो है ही। ओह! वाह, 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 वाह! क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या हाँ, खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हैं। पढ़नी तो है ही। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराह इकरार पॉडकास्ट। आज की मेहमान शख्सियत बहुत ही अहम है। एक तो वो मेरे बड़े करीबी उस्ताद हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और लिटरली अभी तक सीखती हूँ। फिर उनके बारे में मैं क्या-क्या बताऊँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बाज़ औक़ात टेलीविज़न पर या कैमरे के सामने नहीं बतानी होती, तो मैं कोशिश करूँगी वो इन्फॉर्मेशन ना बताऊँ। स्टार मेकर हैं, कितने सारे ऐसे स्टार्स, ऐसे सिंगर्स, ऐसे होस्ट, अदाकार जो उनके हाथों से सीख कर आगे बढ़े और फिर उनकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आई कि वो स्क्रीन के सामने भी नज़र आने लगे और नज़र आने लगे बहुत अच्छे-अच्छे लोगों के साथ, बड़ी अच्छी-अच्छी पॉज़िटिव बातें करने लगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज पॉडकास्ट में उनको बुलाया जाए और उनसे उनकी जर्नी के बारे में भी जाना जाए, जो कि काफ़ी मुश्किल रही। और फिर जो एक ये शिफ्ट आया स्टार मेकर से फिर खुद स्टार बन के कैमरे के सामने आ जाना, ये कैसे और क्यों? फिर आजकल की ज़िंदगी में जो मसाइल हैं, उन पर भी उनकी बड़ी गहरी नज़र है। तो वेलकम करेंगे इरफान असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। बड़ा मुश्किल टास्क है ये ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल बैठने का। सवाल करना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। जवाब देने की बात जो है ना, वो ये हो जाता है कि अगर आपने किसी जवाब दिया है ना, तो फिर आपने ऊपर भी जवाब देना है। तो हुँ। जवाब देना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा मैं ये बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, ख़ास तौर पे आपके सामने, इतनी सीज़न्ड होस्ट के सामने, इस किस्म का बंदा अरे! बैठ के जो है मुश्किल काम है। इरफान साहब, आपने ही सिखाया था जब कैमरा पहली बार फेस किया, कैसे एक्सप्रेशनलेस सिखा खड़े दिया होके था ना, खुद नहीं किया था। अब खुद बैठना जो है वो मुश्किल लगता है। अब अंदाज़ा होता है कितनी हॉट सीट अब अंदाज़ा है। हुआ आपको जब हमें डाँटते थे, तो उसके यस। बाद हम कैसे गुज़ारा हँसते-मुस्कुराते करते आते थे। थे कैमरे के सामने। ट्रू दैट, ट्रू दैट। इरफान साहब, आप एक्टर बनना चाहते थे, हुँ, ये हम सबको पता है। हुँ, मतलब जब आपने पॉडकास्टिंग शुरू भी नहीं की थी उस ज़माने से हमें हुँ, पता है। फिर आपने बड़े धक्के खाए, हुँ। कितने धक्के खाए? क्या एक्टिंग कर सके, ना कर सके, क्या हुआ था? एक्टर उस वक़्त जो था वो सिर्फ़ पीटीवी होता था, एक ही चैनल होता था, तो बंदा समझता था कि सिर्फ़ एक्टिंग ही की जा सकती है और कोई इसके वेन्यूज़ नहीं हैं। हुँ, बट आई वाज़ लकी इनफ कि जब हुँ। मैंने शुरू किया इस काम पे, शुरू में तो बहुत धक्के पड़े, लेकिन शायद वो ट्रेनिंग हो रही थी। पीटीवी जो लोग जानते हैं उनको पता है कि पीटीवी में एंटर होना जो है ना वो आसान काम नहीं होता ओह था। यस! वो एक छोटी-सी खिड़की होती थी, उसमें अगर किसी प्रोड्यूसर ने जो अंदर है या प्रोड्यूसर का असिस्टेंट है, उसने पर्ची पे आपका नाम, एक लिस्ट होती थी हर प्रोड्यूसर की जो है वो हुँ। रिसेप्शन पे होती थी, आपका नाम लिखा हुआ है, तो फिर ही आप एंटर हो सकते थे, अदरवाइज़ एंटर नहीं हो सकते थे। तो वो नाम लिखवाने पे कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, कितने ओह! मिन्नतें तरले करने पड़ते थे। और कई दफ़ा ऐसा होता था कि बंदा कहता था कोई प्रोड्यूसर या असिस्टेंट प्रोड्यूसर कि हाँ, तुम्हारा नाम इस आज लिख देंगे, लेकिन वो नाम नहीं होता था। तो वो आप इंतज़ार कर रहे हैं और आपने बार-बार कह रहे हैं कि शायद अभी नाम आ जाएगा, अभी लिखा हुआ आ जाएगा। 4-4 5-5 घंटे जो है उस ओह! खिड़की पे खड़े होना और उसके बाद मायूस चले जाना। तो ये रेगुलर बात थी और ये वो सीन था जब एक्टिंग का शौक था और ख़्याल था कि हम बहुत बड़े एक्टर बन सकते हैं।
और उसके बाद अगर कभी अंदर चले भी जाना तो वहाँ पे भी जो लोग जानते हैं पीटीवी को, तो अंदर कॉरिडोर्स होते थे, कॉरिडोर्स में मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स के ऑफिसेज होते थे। तो उन ऑफिसेज के बाहर खड़े रहना कि किसी प्रोड्यूसर का गुजर होगा और वो देखेगा कि यार ओह! ये जो है ये अच्छा चेहरा है, तो उसको लिए ऑडिशन के लिए बुला लेगा और चीज़ें कर लेगा और वो इंटरव्यू हो जाएगा या चीज़ें हो जाएंगी या कास्ट कर लेगा। तो और वो उसमें नाकामियाँ होती थी, बेइंतहा नाकामियाँ होती ओह! थी मुसलसल नाकामियाँ होती। और अगर चांस मिलता भी था तो मिल जाता था एक्स्ट्रा का, हीरो के तीसरे हुँ। दर्जे के दोस्त का 1 सीन 2 सीन, और प्रोड्यूसर ये कह के आपको खुश कर देता था कि यार अगर तुम में कुछ टैलेंट है ना तो तुम एक दफ़ा स्क्रीन पे आ जाओगे तो लोगों को पता चल जाएगा, तुम वहाँ से ग्रो करोगे। मिसालें भी होती थी कि हुँ। यार वो एक्टर जो है एक्स्ट्रा कैरेक्टर किया था और वो चला गया, तो हम उसी में एक कैरेक्टर के लिए जो है एक सीन के लिए भी जो है वो खुश हो जाते थे। लेकिन उसी हुँ। टाइम पे फिर एनटीएम आ गया और प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हो गए, प्राइवेट चैनल आ गया। उस वक़्त फिर ये एहसास हुआ कि ये तो बड़ा एक दरिया है, ये सिर्फ़ एक्टिंग इज़ नॉट जस्ट हुँ। इनफ, ये तो प्रोडक्शन है, फिर कास्टिंग है, फिर डायरेक्शन है, यस। फिर लॉजिस्टिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, सेट डिज़ाइनिंग है, चीज़ें हुँ। हैं, सारा कुछ, थिएटर है सारा कुछ। थिएटर बहुत ज़्यादा किया मैंने, अजोका थिएटर किया मैंने, हुँ। रफ़ी पीर ग्रुप का थिएटर किया मैंने। तो वो एक्टिंग के शौक जो थे वो सारे वहाँ पे पूरे किए। फिर मैं उनके साथ प्रोडक्शंस भी की, सेट डिज़ाइन भी हुँ। किए, सारा कुछ। तो वो बहुत ज़्यादा चक्की में पिसे, बल्कि हुँ। उसके बाद जब हमने खुद थोड़े से थोड़ा सीनियर हुए, तो ये एक मसला जब आपके साथ जो इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम हुआ, हुँ। तो उस वक़्त ये सिचुएशन आ चुकी हुई थी कि अब हम ऑडिशन करते थे लोगों के, और मुझे एहसास हुआ कि उस टाइम पे जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, अगर मैं ऑडिशन अपना खुद भी करता तो अपने आप को फ़ेल कर देता। तो वो लोग ये बड़ी सच्चाई से आपने बात हाँ, कर दी। तो वो लोग जो उस वक़्त जिन्होंने मुझे नहीं रखा, मेरा ख़्याल है कि वो ठीक थे, वो गलत नहीं थे। अयूब ख़ावर साहब थे, हफ़ीज़ ताहिर साहब थे, बड़े-बड़े नाम थे उसमें जिनको हम स्ट्रगल करते थे करते हुए। हुँ। लेकिन वो फिर एक डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी हमें उस साइड पे ले गई कि बजाय इसके कि आप किंग बने, आप किंग मेकर्स की साइड पे चले जाएँ, तो आप खुद आपको लोग आके मिले, बजाय इसके कि आप जाके लोगों से सिफ़ारिशें कर रहे हो कि हमें कास्ट कर लो, चीज़ें कर लो। हुँ। लेकिन ये खुद से हो गया, कोई इतनी एफ़र्ट नहीं की हुई थी। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद ही शायद जज़्बा देख के जो है वो कहा कि यार तू एक्टिंग तो तू तेरा ये मैं शौक पूरा नहीं करा सकता। दूसरी तरफ आ तो तू जाओ। दूसरी साइड पे आ जा, चल कोई नहीं वहाँ पे तू ये कर इरफान लेगा। साहब, ये कहा जाता है कि अगर दोस्त नाकाम हो जाए तो उसके साथ मिलकर रोना बहुत आसान है, और अगर वो कामयाब हो जाए तो बहुत बुरा लगने लगता है। उसकी खुशी में खुश नहीं हुआ जाता। आपका दोस्त काशिफ एक कामयाब एक्टर बन गया, आप दूसरी तरफ चक्कर लगाते रह गए, तो कैसा महसूस होता था? काशिफ़ महमूद जी। स्ट्रगलिंग का पीरियड, एक एहसन भी था साथ, वो अच्छा। हाँ, एहसन भी था। वो नुमान इजाज़ वगैरह उस वक़्त जो है अभी वो एंटर हुए थे, वो हुँ। कर रहे थे चीज़ें। तो उससे एक लॉट पहले वाले थे, नूरुल हसन उस वक़्त स्ट्रगल शुरू की थी, चीज़ें कर रहे थे। नूरुल नूर हसन जो भाई। है, हाँ, तो वो उस वक़्त मैं प्राइवेट प्रोडक्शंस कर रहा था, तो उस वक़्त मुझे ऑफ़र भी हुई कि नाइट टाइम ट्रांसमिशन होती थी, जिसमें नूरुल हसन होस्ट करते थे, नूर बाकी भाई लोग के करते साथ थे। मैंने भी कुछ आपने अरसा वो किया। किए हुए जी, नाइट जी। टाइम ट्रांसमिशन। तो वो उस पे मुझे हुआ कि कहा गया कि आप किया करें साथ। लेकिन हम लोग उस वक़्त प्रोडक्शंस में इतना आगे जा चुके हुए थे कि हमें लगा कि नहीं यार, ये किंग मेकर वाली चीज़ ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अब एहसास होता है कि वो कर लेना चाहिए था। क्योंकि शोबिज़ में हुँ। कैमरे के पीछे अलग बात है, लेकिन जो फेस है, फेस वैल्यू आपकी होनी शायद ज़रूरी है। मुझे बहुत लेट ख़्याल आया, बहुत पहले से लोग कह रहे थे, लेकिन बहुत हुँ। लेट ख़्याल आया तो यार। तब कहीं दुःख होता था इन सबको टीवी पे देख के, इतना काम कर रहे हैं कि मैं नहीं कर सका? नहीं, मैं बड़े-बड़े चैनल्स लॉन्च कर रहा था, मैं ये आई चीज़ें सी। कर रहा था, यस। मैं नादिया खान शो कर रहा था, मैं हुँ। बुशरा अंसारी के साथ प्रोडक्शंस कर रहा था वो चैनल के लिए, जियो के लिए, मैं उमर शरीफ के साथ प्रोडक्शंस कर, अंकल सरगम के साथ प्रोडक्शंस कर रहा था। मतलब इस लेवल की हम चीज़ें कर रहे थे कि हमारा ख़्याल था कि यार जब हम उनको कहते थे, बुशरा अंसारी को, नहीं आपा आपने ये बात करनी, ये नहीं करनी, हुँ। ऐसे करना है, ऐसे ऐसे बैठें, ऐसे नहीं करें। वो एक और किस्म का एक रौनक थी। वो फिर आप हाँ। बराबर, बल्कि हाँ, आप थोड़ा-सा ऊपर आ गए, हाँ, वो तो वही ना कि आप एक्टर उनको, बन गए। जिनको लोग फैंटेसाइज़ कर रहे हैं, हम हुँ। उनको गाइड कर रहे होते थे। ब जी, ज जी। तो वो एक और लेवल था। हमने कभी इस चीज़ का सोचा ही नहीं था क्या चीज़ें हुई। ये तो
खैर आगे चल के डिस्कस करते हैं कि फिर किस तरह से हादसाती तौर बिल्कुल। पे, जिसमें आपका बड़ा कसूर है मेरा कहाँ से कसूर आ गया? वो उस पर हम उस पे बाद में आते आएँगे, लेकिन हैं। उससे पहले हम्म, कुछ और सवालात हैं मेरे। मैंने कहीं सुना, आपने कहा कि सेल्फ मेड कुछ नहीं होता और कोई नहीं होता। ये ज़रा आप देखने वालों को भी और मुझे भी समझाएँ। बड़े लोग दावा करते हैं कि हम सेल्फ मेड हैं। बड़ी बात है, बड़ा हौसला है उनका कि दावा कर लेते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बैक टू डिसएग्री विद दिस, हुँ, इस सेल्फ मेड लव से ही, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं हुँ, तो उस वक्त बहुत से फैक्टर्स आपके साथ साथ मूव कर रहे होते हैं। आपके बहन भाई होते हैं जो आपको हौसला दे रहे होते हैं, आपको सहारा दे रहे होते हैं। आप घर आके रोते हैं पिटते हैं कि मेरे से काम नहीं हुआ, नहीं, फिर दोबारा से किसी ने मुझे डिच करा दिया है या किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, नहीं किया। आपकी माँ होती है, आपके बाप होते हैं जो आपको फाइनेंशियली भी और मॉरली भी ट्रू दैट। आपको साथ लेके चल रहे होते हैं। बहुत से आपके दोस्त होते हैं जिन्होंने आपको आपका साथ दिया होता है, जिन्होंने आपको मुश्किल में, अब आप देखिए ना, जितने एक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, आप बैठ के बता रहे होते हैं कि मैं 6-6 दिन मैंने खाना नहीं खाया, तो एक दोस्त हुँ, था जो मुझे खाना खिलाता था। अब जब आप कुछ बन गए हैं, तो आप उस दोस्त का ज़िक्र नहीं कर रहे। अब आप सेल्फ मेड हैं? नहीं, आप सेल्फ मेड नहीं हैं। उन सारे टाइमों पे किसी ने आपको जीने का मौका दिया, किसी ने आपको मोटिवेट किया, किसी ने आपका साथ दिया, किसी ने आपको कंधा दिया जिस पे आप सर रख के रोते रहे, हुँ, किसी ने आपको ढारस बंधाई कि यार बिल्कुल आप सही। कर सकते हैं काम, हिम्मत नहीं हारनी। ये बात और बिल्कुल ये ठीक है। सारा प्रोसेस गुजरने के बाद अब आप कुछ बन गए हैं, तो आप कहते हैं मैं सेल्फ मेड हूं। और उन सब की एफर्ट्स, कई सालों की एफर्ट्स जो आपके साथ खड़े रहे, उन सब की एफर्ट्स को आपने जीरो कर दिया कि मैं सेल्फ मेड हूं। कौन सेल्फ मेड, कौन सा सेल्फ मेड यार? शर्म नहीं वैसे आती वैसे ये वैसे बात कहते वैसे हुए? तशरीह थोड़ी-सी मेरी भी बदल गई आज हाँ, आपकी ये गुफ्तगू सुनने के हाँ, बाद। ऐसे बहुत से लोग थे, बहुत से जो लोग हैं। बेचारे कोई पिक एंड ड्रॉप ही करने आ जाते थे। बिल्कुल, कौन-कौन सी चीज़ें यार, उधार भी देते थे। किसी से उधार लिया हुआ है, किसी ने कहा चल कोई बात नहीं, रात का खाना मेरे पास खा ले, बिल्कुल। किसी ने कोई सपोर्ट कर दिया, किसी ने जिस तरह से किसी ने हेल्प कर दी कि यार दफ़ा कर रोज़ आता है, चल पीटीवी के अंदर आज मैं नाम लिख देता हूँ, चला जा उसमें, उसका भी कंट्रीब्यूशन था सारा कुछ उसमें। बहुत से लोग इस तरह से जो है वो मैं देखता हूँ शोबिज़ की पर्सनैलिटीज़ अदरवाइज़ भी, कि हमने इतना पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा, हुँ, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे वो किया, ये इन्होंने मुझे किताबें लेके दी। जिसने किताबें लेके दी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। है। जिसने तुम्हारी फीस जमा कराई उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिसने तुम्हें फेल होने के बाद भी घर में राशन दिया, कोई बात नहीं बेटा तो अगली बार दोबारा अपीयर हो जाए, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। और है। तू बैठ के कह रहा है कि मैं सेल्फ मेड हूँ। कैसे हो सकता है कोई बंदा सेल्फ मेड? बड़ा नुक्ता है वैसे इस मुझे। सिस्टम में, इस सारे सिस्टम में जब आपकी हर चीज किसी से ना किसी से इंटरकनेक्टेड है, अभी मैं और आप बैठे बात कर रहे हैं, और इसमें मेरा ख्याल है कि कोई बंदा और इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन 20 लोग इन्वॉल्व हैं। जिसका दफ्तर है वो इन्वॉल्व है, यस। जिसने लाइटें लगाई वो इन्वॉल्व है, जो कैमरों के पीछे खड़े हैं वो इन्वॉल्व है, जो ध्यान रखे बैठे हैं कि ये माइक जो है ये कहीं खराब ना हो जाए, जिन्होंने इसके बाद एडिटिंग करनी है, जिन्होंने इसको अपलोड करना है, वो सब लोग इन्वॉल्व हैं। और मैं कहूँ कि मैंने जो पॉडकास्ट किया है, हाँ या प्लीज ऐसा नहीं, इट्स ऐसा टीम नहीं वर्क। है। हाँ, और फिर ये हाँ। मैं वाली बात भी यहाँ पे ना नफी हो जाती है कि सिर्फ मैं नहीं होता, हम होता है। मैं जो है ना वो तो सिर्फ अल्लाह ताला को सूट करता है। वो तो जब आप अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, बल्कि हमें तो कहा जाता था कि आपने किसी से बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, तो आपने देखना है कि वो मैं का लफ्ज़ अपनी गुफ्तगू में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करता है, उससे उसकी ऑथेंटिसिटी का अंदाज़ा होगा। वाह, कितनी खूबसूरत बात है। इरफान साहब, ऐसा हुआ कि स्टार बनाते बनाते एक दिन आप उस कुर्सी पर आकर बैठ गए जो खुद स्टार होता है। आपने पॉडकास्टिंग शुरू कर दी। तो इरफान साहब, क्या ये लुक आपने हू इज़ कुछ टॉकिंग। यही तो बोला, इतने सारे बड़े-बड़े नाम, अब मैं नाम लेने लग जाऊँगी तो फिर हमारा वक़्त ख़त्म हो जाएगा। तो ये कोई प्लानिंग की थी आपने, या ये कोई हादसा था, या ऊपर वाले ने कुछ करवा दिया? अच्छा, प्लानिंग तो एज़ सच हो ही रही होती है। जब आप एक दफ़ा अपने आप को स्क्रीन पे देख लेते हैं, हुँ, तो उसके बाद आपको सारी ज़िंदगी जो है वो एक ये आस लगी होती है कि मैं हुँ, दोबारा स्क्रीन के ऊपर आऊँ। तो स्क्रीन पे मैं अपने आप को काफ़ी दफ़ा देख चुका था। मैं ड्रामास भी किए, सोप्स हुँ, भी किए, सीरियल्स भी किए, कॉमेडी ड्रामास भी किए। अपनी प्रोडक्शंस में आपको ये भी हुँ, फ़ायदा हुँ, होता है हुँ, कि आप खुद आगे पैसे भी बचा लेते हैं और अपना शौक भी पूरा कर लेते हैं। तो ख़ैर वो वाली चीज़ें भी की, सारा कुछ किया। अब उससे पहले, बहुत पहले इफ़त रहीम के साथ जो है
एक प्रोग्राम करते थे हम फ़िल्मी दुनिया के नाम से, तो उसमें फर्स्ट डे फर्स्ट शो आई फ़िल्म का रिमेंबर दैट। रिव्यू जो है वो आई मैं रिमेंबर करता था दैट। जब आप जी, जी। म्यूज़िक का प्रोग्राम जी, उसी जी, जगह जी। पे करती थी। तो वो सारे शौक पूरे हो रहे थे। लेकिन हुँ। उसके बाद जैसे बताया कि इतना बिज़ी हो गए प्रोडक्शंस में कि वो इस तरफ ध्यान ही नहीं आया। तो क्रिकेट के मैं रिव्यूज़ करता था, अपना यूट्यूब चैनल था मेरा तो उसके ऊपर करता था। कख नहीं चलते थे लेकिन मैं अपना शौक जो है पूरा कर रहा था। जब मैंने एक चैनल में एज़ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काम शुरू किया वहाँ पे, तो आपको भी ज़हमत दी कि आप वहाँ पे आके पॉडकास्ट करें और आपने अल्हम्दुलिल्लाह इतना लेट कर दिया काम को कि वो फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए कि मुझे फिर खुद पॉडकास्ट करना पड़ा। वो कुछ 2-1 पॉडकास्ट इस किस्म के किए जिसमें ख़ास तौर पे जो है वो साहिल अदीम साहब का पॉडकास्ट था, ठाकुर साहब का पॉडकास्ट था और गांधी साहब का क्या पॉडकास्ट था। बात है! तो वो माशाअल्लाह। स्टार्ट के इस किस्म के जो पुराने दोस्त थे सारे उसमें, तो उन्होंने हेल्प किया। वो उसमें कासिम अली शाह साहब जी, सो काइंड ऑफ हिम के जी, वो जी, भी जी। नेट प्रैक्टिस के लिए मेरे पास आए क्योंकि हुँ। मैं तो अभी सीख रहा था, कर रहा था। नहीं, नहीं, आप सीख बिल्कुल नहीं रहे थे। आप सिखा रहे थे, आप हम सबको सिखाते आए हैं अच्छा, ज़्यादा। उसमें हाँ, थोड़ा-सा ये ज़रूर है कि जब सिखा रहे थे तो और इस वाले फ़ॉर्मेट हुँ, में, पॉडकास्ट वाले फ़ॉर्मेट में लोग कुछ ऐसे नहीं मिल रहे थे जो होमवर्क करके आएँ, जो पढ़ के आएँ, जो सीख के आएँ, जो अगले बंदे को हज़म करके आएँ। हमारे हुँ। पास यहाँ पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स जो पॉडकास्ट ज़्यादा पॉडकास्ट हो रहे हैं, उसमें कोशिश की जाती है एक-दूसरे की तज़हीक करने की। और सो सैड। सो मैं सैड, सो सैड। और दूसरा ये होता है कि आपने खुद रिसर्च नहीं की होती, हुँ, होमवर्क नहीं किया होता। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अगले बंदे को जिसका आपने इंटरव्यू करना है, आप उसको घोट के पिया हो, यस। लेकिन जब आप उसके सामने बैठें, तो बिल्कुल कोरे बन के बैठें। आपको पता हो कि किस फ्रीक्वेंसी पे, किस लेवल पे बंदा बात कर रहा है। लेकिन इसलिए आप उसको घोट के ना पिएँ कि उसके सवाल जो है सारे आपने ही दे दिए। वो आप और दूसरा एक खतरनाक काम है कि हमने के 10 सवाल लिख के आए होते हैं हुँ, कि इसमें हमने 1 घंटा पूरा करना है। अब अगर जिस तरह से आप क्वेश्चन कर रही हैं और मैंने उसका कोई जवाब दिया है, अब मेरे जवाब में कोई और बात सवाल है। भी हो सकता है हाँ, उसमें और। तो आपने अपना अगला क्वेश्चन करना है, आपने मेरी बात नहीं यस। सुननी है क्योंकि बातों से बात सो नहीं ट्रू, निकालनी है। सो ट्रू। आपने मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस बारे में बात करूँ, लेकिन आपने क्योंकि अगला सवाल कुछ और लिखा हुआ है, हुँ, तो आप मुझे बार-बार इंटरप्ट करेंगे जिसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मेरे हर सवाल जवाब के अंदर जो गेस्ट होता है उसके हर जवाब के अंदर उसका इंटरेस्ट की कोई ना कोई बात होती है। आपने उसकी इंटरेस्ट की बात को उसकी नब्ज़ पकड़ ली तो आपका पॉडकास्ट अच्छा हो जाएगा। अगर आपने अपने सवाल 10 पूरे हुँ। किए और झाड़ के चले गए तो वो चीज़ हिट नहीं होती है। तो ये चीज़ें वो थी जो मैं जब देख रहा था और बच्चों के साथ कर रहा था इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट के लिए, तो कोई इस किस्म का कोई जानदार बंदा नहीं मिल रहा था मुझे। और इसलिए मैंने फिर ये करना शुरू किया खुद पॉडकास्ट। और वो शायद डेस्टिनी ये थी, कुछ लोग इस तरह के मिले, स्टार्ट में टेक ऑफ हुँ। ऐसा हुआ कि वो हालाँकि प्लान मेरा यही था कि मैं 4-5-6 जो है वो कर लूँ, उसके बाद किसी न किसी को जो है वो ये सौंप के मैं अपनी प्रोडक्शंस वगैरह करूँगा। लेकिन वो इतना कुछ अल्लाह ताला ने करम किया कि बेहतर हो गया कि फिर मैं जुड़ गया इस काम के साथ कि हो ठीक फिर उसमें है। जो गेस्ट आ रहे होते हैं, जो पर्सनैलिटीज़ आ रही होती हैं, उनसे बात करके मज़ा भी बहुत आ रहा होता है, आप सीख भी रहे होते हैं। लर्निंग जो है वो मेरी शायद पहले ये थी कि वालिद साहब मेरे जो थे, वो उनको पढ़ने का बहुत शौक था, मुझे बिल्कुल नहीं था। क्या ये वो खुला तज़ाद नहीं है? तो वो जो है वो इतना कि उनकी नज़र की ऐनक जो है बहुत मोटी हो गई थी, इतने मोटे शीशे हो गए थे कि उससे हाँ। ज़्यादा मोटे शीशे नहीं लग सकते थे। तो फिर उन्होंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास मेरे से मंगवा लिया था और उससे वो पढ़ते थे, पढ़ना नहीं छोड़ते थे। फिर ये हुआ कि मैग्नीफाइंग ग्लास से भी एक हद तक नज़र जो है वो काम किया मैग्नीफाइंग ग्लास ने। तो उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि अब वो पढ़ नहीं पा रहे हैं अखबार और चीज़ें, कॉलम्स और सारा कुछ और बुक्स जो हैं, और बुक जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते थे, वो हुँ। नॉवेल्स नहीं होते थे, वो अदबी अच्छा। किताबें होती थी। तो मेरा ये होता था कि मैं ऑफ़िस से आने के बाद कोई 1 घंटे का सेशन उनके साथ उनको कोई ना कोई बुक पढ़ के सुनाता होता था। तो वहाँ से थोड़ी-सी चीज़ें जो है ना वो मेरे अंदर भी शायद आनी शुरू हुई, शायद प्रोसेस था इस तरह का कि अल्लाह ताला ने लिखा ऐसे हुआ था। तो मुझे थोड़ी-सी इल्मी और अदबी चीज़ों का थोड़ा-सा अंदाज़ा होना शुरू हुआ। फिर जब पॉडकास्ट खुद शुरू किया तो फिर मैं ढूँढता था इस तरह के लोगों को जिनके साथ मैं अपने वो वाले एक्सपीरियंस जो है हुँ। शेयर कर सकूँ और उनको आगे लेके चल सकूँ उसमें। तो इसलिए अगर आप देखें तो मेरे पॉडकास्ट जो हैं वो कोई शोखे नहीं होते, हुँ। इस तरह के नहीं होते। एक तो ये कि मैं एज़ अ प्रोफ़ेशन इसको नहीं कर रहा था
और मैं एक एजुकेशन चैनल में था, तो मुझे उस तरह का चाहिए नहीं था कि शोबिज़ हूँ और जी, लोग जो है वो जी। बहुत रेटिंग आ जाए और कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, चीज़ें हो जाएँ। तो वहाँ पे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि उन पर्सनैलिटीज़ को बुला के उनके मैं इंटरव्यूज़ फिर खुद कर सकता था। इरफान साहब, कंट्रोवर्सी की आपने बात की और कुछ आपने तज़किरा किया जो पॉडकास्ट हो रहे हैं जिसमें वही बात है कि ज़रा इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा हो हुँ, गई है हुँ, इंटरव्यू से। तो हम जब नए-नए आए थे इस फ़ील्ड में, आपने भी बताया कि जो मेहमान होता है वो उस वक़्त सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला शख़्स है, आपने उसको इज़्ज़त देनी है और आपने उससे उसकी जर्नी के बारे में पूछना है। ये कि क्यों कंट्रोवर्सी का ट्रेंड शुरू हो गया? क्यों मेहमान को बुला के उसकी इज़्ज़त से एक तरह से मैं तो कहूँगी खिलवाड़ किया हुँ। जाता है और फिर ऐसे गेस्ट जिनका मुझे लगता है शायद हमारी फैमिली मिल बैठ के इंटरव्यू देख भी नहीं सकती, ये क्यों ट्रेंड हो गया है? हम लोग जब विज़डम से निकल के हम हुँ, रेटिंग्स के चक्कर में पड़ गए, तो फिर ये चीज़ें थी। रेटिंग्स पहले अफ़ेक्ट कर रही जी। थी चैनल्स को भी, बहुत से चैनल्स को अफ़ेक्ट किया हुँ, उसने और वो बहुत चैनल ज़मीन-बोस भी हुए इस चक्कर में। और इसी तरह से यहाँ पे भी आए तो नंबर्स गेज करने के लिए, चीज़ें गेज करने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए। और जब महीने के आखिर में जब यूट्यूब से पैसे आते हैं ना, तो बड़ा दिल बाग-बाग होता है। तो लेकिन वो जो है बहुत सी चीज़ों को उनके सरों पे या कंधों पे पैर रख के हम उन पैसों की तरफ जा रहे होते हैं। हुँ, तो वो मटेरियलिस्टिक जिस किस्म की सिचुएशन हो गई, सोसाइटी हो गई, तो उसमें ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती हैं और मुझे अफ़सोस है कि अच्छे मैच्योर चैनल्स भी ये चीज़ें इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। उम्मीद तो ये थी कि वो इसको थोड़ा-सा कंडेम करेंगे और ऐसे लोगों को भी डिस्करेज करें। जैसे आपने कहा कि गेस्ट इस तरह हुँ। का होता है कि गेस्ट को ऐसे बुला के करने की, और गेस्ट भी बेइज़्ज़ती करवा रहा है, गेस्ट भी चुप करके बैठा और है, गेस्ट भी सारा कुछ कर रहा है, इरफान साहब तालियाँ सिर्फ बज रही हैं और वाह-वाह यस, हो रही है यस। और वो बंदा जो है सेलिब्रिटी हाँ, बना हुआ है, चलो कोई बात नहीं। ना सिर्फ पॉडकास्ट, मॉर्निंग शोज़, फिर वो जो इवनिंग शोज़ होते हैं, तंज़ो-मिज़ाह के प्रोग्राम्स, वहाँ पर भी ऐसे ही गेस्ट बुलाए जाते हैं। तो मेरा बड़ा एतराज़ है कि इतने अच्छे-अच्छे लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता? एक तो ये है कि जो मीडिया है, वो डिजिटल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक हुँ, मीडिया हो, वो सोसाइटी का आईना होता है। 2 लोग 2 मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मीडिया सोसाइटी का आईना होता है, कुछ कहते हैं कि सोसाइटी मीडिया की आईना होती है, लेकिन कान कहीं से पकड़ें हुँ, वो बात एक ही हुँ, तरफ की हो जाती है उसमें। आपने आपकी गाड़ी में रेडियो होगा, आप अभी जाएँगी तो रेडियो आप ऑन कीजिएगा और म्यूज़िक सुनिएगा और म्यूज़िक के दौरान जब लाइव कॉल्स होती हैं, तो वो सुनिएगा, तो वो इससे आगे की लाइव कॉल नहीं होगी कि जी मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मेरी खाला से भी बात कर लें। हुँ, इंटेलेक्ट लेवल हम लोगों का जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट या बाय पर्पस वो इंटेलेक्ट लेवल बढ़ने नहीं दिया जा रहा। वो मुझे लग रहा है कि ख़ास तौर पे उसको रोका जा रहा है कि कहीं इंटेलेक्ट लेवल ज़्यादा ना हो। और जो इंटेलेक्ट लेवल ज़्यादा जिनका होता जा रहा है, उनको इतना प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। उनको यहाँ पे चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं। और वही जो है वो भेड़-बकरियाँ रह गई हैं यहाँ पे और उन पे बड़े अच्छी तरह से हम काबिज़ होके हम जो है वो साल-हा-साल हुकूमत कर सकते हैं। तो हमें बंदे आई एम सॉरी पॉलिटिकल हो गया ये, अ, लेकिन वो लेकिन अलमिया हाँ, तो है ना है, लेकिन सोसाइटी वो का इस अलमिया तो इस है। किस्म की सिचुएशन इस वक़्त लग रही है कि हमें सिर्फ़ भेड़-बकरियाँ चाहिए यहाँ पे, कोई इंटेलेक्चुअल चाहिए नहीं है। इसलिए शायद उन लोगों को अच्छा लग रहा है कि यार ये आपस में लड़ते रहें, ख़्वार होते रहें, एक-दूसरे का मज़ाक उड़ाते रहें, एक-दूसरे की पगड़ियाँ उछालते रहें और हम इन पे जो है वो काबिज़ रहें। तो वो जो कंडक्ट था, वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हुँ। थी, वो उसको इस तरह से ग्रिप कर नहीं सक रहे जिस तरह से या करना चाह नहीं रहे उसमें दूसरे वाली कि बात मुझे ज़्यादा सही लगती है हाँ, क्योंकि जहाँ करना चाह रहे होते हैं, वो वहाँ कर वहाँ लेते वहाँ हैं। पे हो जाता है और अच्छा जी, भला हो जाता है, वो हम जी। अब देख रोज़ भी रहे रोज़ हैं। रोज़ देखते हैं जी। ये चीज़ उसमें। तो उस चीज़ को जो है वो मिस किया जा रहा है, उसकी वजह से नौजवान नस्ल जो है ना, वो बिल्कुल जो है वो इससे बागी हो गई और सिचुएशन उफ़! ये आ रही है उफ़! कि जिस जिस मुल्क में किसी और तरफ हम निकल गए हैं वैसे, जिस मुल्क में सबसे बड़ा बिज़नेस जो है वो एजुकेशन हो, हुँ, बिज़नेस एजुकेशन बिज़नेस। हो, ओहो! बिज़नेस हेल्थ हो, तो उसमें फिर आप क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या नेशन बिल्डिंग कहाँ से आएगी? ओहो! अब हम थोड़ा-सा वापस आ जाते ओके हैं। डन। आपने वालिद साहब ये सियासत की तरफ या जाना नहीं चाह रहे, हम या वापस आ जाते हैं। वालिद साहब की सोशल इश्यूज़ में सियासत नहीं यस वालिद है। साहब की गुफ्तगू आपने हाँ, की और बताया कि हाँ। बड़े हुँ, अदब से उनका शगफ हुँ, था, हुँ, पढ़ने-पढ़ाने का हुँ, शौक था। तो इरफान साहब, आपने अपनी वालिदा की और फिर अपने वालिद की बहुत खिदमत की और जब कुछ बातें मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और रिसर्च कर रही थी, तो पता ये चला कि जब आपकी अम्मा बहुत बीमार हो गईं, बेड रिडन हो गईं, तो आपके वालिद साहब ने कहा कि उनको अलग मत करें।
आपने सोचा था कि अलग उनके लिए नर्सिंग और वो सारी केयर के लिए करें? एक रूटीन में चीज़ें होती हैं ना, हुँ, उनको फॉलो हुआ था और वो हुँ, बेड रिडन थी और अब वो जब बेड रिडन होता है तो ऑब्वियसली वॉमिट्स भी होते हैं, हुँ, बेड भी गंदा होता है, सारा कुछ होता है। तो एक वो जो दुनिया जहान का प्रोसेस होता है कि एक बीमार, इस किस्म के बीमार को जो है अलग एक कर एक और दिया जाए। ख़ास तौर मेडिकल बेड होता है, वो ऐसा बेड नहीं जी, होता, वो स्पेशल एक जी। पर्पस बिल्ट बेड होता है, वो एक ले लिया जाए और साथ कर लिया जाए। लेकिन वालिद साहब ने जो है वो इसका सख्ती से इनकार किया कि हुँ, ज़िंदगी के कोई 50-60 साल हमने इकट्ठे गुजारे हैं और कितनी-कितनी बहारें देखी हैं, और अब जो सिचुएशन आ गई है, अगर एक बंदा बीमार हो गया, इस हद तक बीमार हो गया, तो अब उसका बर्तन जो है ना वो अलग कर दें या उसका बेड अलग कर दें, ये कैसे पॉसिबल है? तो वो एक इस किस्म की बात थी जो हमने फिर सारी सीखी भी। फिर यहाँ तक हुआ कि मुझे याद है कि उनके लिए, वालदा के लिए खाना जो है वो ऑब्वियसली वो बनता था एक अलग तरह का, जिसमें मसाले वगैरह हुँ, बहुत कम हुँ, होते थे और लिक्विड टाइप होता था खाना उसमें। तो वो भी क्योंकि डाइजेशन का हुँ, मसला और सारा कुछ होता था। तो वो हमने पूरे घर का जो है वो खाने की हैबिट्स जो हैं वो टोन डाउन की और उसी तरह से लेके आए कि यार ये ना हो कि माँ के लिए खाना अलग बन रहा है और बाकियों के लिए खाना, वो माँ जिसने हाय! सारी ज़िंदगी हर तरह का खाना तुम्हें खिलाया है, अब वो बीमार हुई है तो उधर भांडा बखरा कर दो कि यार तुम माँ तुम ये खाना खाओ, हम तो वही लज़ीज़ खाने हाय! खाएँगे। सारी क्या ज़िंदगी खाने खूबसूरत। खिलाए उन्होंने। तो वो हमने एक एक पर्पसफुली एक हैबिट क्रिएट की कि वो खाने जो अब अम्मा उस परहेज़ी खाने खाते थे, उनके साथ बैठ के, तो उनको ये भी ना हुँ, लगे कि यार मुझे अलग कर लिया। उनके साथ बैठ के वही वाले खाने खाने। मुझे बड़ा शौक होता था, लोग कहते हैं कि यार आप इस एज में भी आपने अपने आप को हुँ। थोड़ा बहुत मेंटेन किया हुआ है। ये तो तो मैं अच्छा खासा मेंटेन तो किया मैं हुआ है। देखिए थोड़ा बहुत कसर-ए-नफ़्सी हो जाएगा। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि मेरी जो सबसे ज़्यादा शौक से मेरी खाने वाली चीज़ें थी, वो चीज़ें अभी भी हैं वैसे। एक चीज़ मैं मिस करता हूँ वालदा का, लेकिन अदरवाइज़ ये है कि मैं जो घर जाऊँगा, तो बच्चों ने जो खाना छोड़ा होगा प्लेटों में, वो वाला खाना मैं सबसे पहले खाऊँगा और ये उसके उसके इसके पीछे क्या क्या आई डोंट रीज़न नो, है? क्या मेरी लॉजिक? वालदा भी शायद जब हम छोड़ते थे तो वो ऐसे ओह! करती थी। तो वो खाना जो है सबसे पहले मेरे घर जब कोई दावत होती है, हुँ, मेहमान आते हैं, बच्चे भी साथ होते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उस वक़्त ऑब्वियसली सर्विंग वगैरह हो रही, तो उस वक़्त मैं उनके साथ थोड़ा कम खाऊँ और उसके बाद जो बच्चे छोड़ देते छोड़ हैं देते हैं। खाने जो प्लेटों में, हर हुँ, बच्चा खाना ज़्यादा डालता है, छोड़ देता है। तो वो खाना जो है, वो जमा करके जो है वो खाना खाया जाए और इसके साथ जो वालदा का जो उन्होंने जी, छोड़ा होता था जी। खाना, वो वाला खाना जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा शौक से मैं खाता था। तो फिर नेचुरली इरफान साहब ये जो चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली और सीख ली, ये आपने वालिद और वालदा को देख-देख के सीखी ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज के जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों की जब शिकायत करते हैं, तो कहीं न कहीं वो खुद ज़िम्मेदार हैं बच्चों की ट्रेनिंग के, बच्चों के ऐसे रवैये के? मेरे वालिद साहब जब काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए, हुँ, तो एक डॉक्टर थे, उनके पास मैं गया बनाने के लिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब कुरान पाक में भी आया है कि हम जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, उसको हम दोबारा बचपन वाली हालत में ले आते हैं। तो वो फिर उस तरह से वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जिसमें ज़िद ज़्यादा होती है, जिसमें जी। प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जिसमें अनसर्टेनिटी हुँ, ज़्यादा होती है कि यार ये चीज़ ख़त्म हो रही है। मतलब हुँ, आपने एक अगर बोतल पानी की रखी हुई है, तो वो कहेंगे नहीं 3 बोतलें हो, 1 हुँ, टिश्यू का पेपर नहीं 3 टिश्यू के पेपर हो। तो वो एक जो है वो अनसर्टेनिटी आ जाती है, या किसी चीज़ में यार इसमें नमक ज़्यादा नहीं भी है, तो वो जी। इस चीज़ तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं, वो क्योंकि नर्वस सिस्टम भी साथ वीक हो रहा होता है ना, हम उसको यस। बर्दाश्त नहीं करते हैं कि नर्वस हुँ, सिस्टम वीक होगा तो इस किस्म की चीज़ें आएँगी। तो डॉक्टर के पास गया और होम्योपैथी डॉक्टर थे, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। उनको मैंने कहा ये चीज़ें बहुत लोगों के लिए समझ आ जाएगी। तो मैंने उनको कहा कि यार आप उनके लिए जो है वो प्रोस्टेट का इश्यू है, वो नज़र का इश्यू है, वो मैदे का इश्यू है। तो वो सारी चीज़ें, हार्ट का इश्यू है, तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से कर रहे हैं, तो आप इसमें जो है वो नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की दवाई वो भी डाल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार तुम्हें समझ नहीं आ रही इरफान, एक्चुअली इशू ये है कि जब अल्लाह ताला ने कह दिया है कि उफ तक नहीं कहना, तो उफ तक नहीं कहना। मैंने कहा नहीं, मैं उफ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ये अब तुम दवाई बना ही रहे हो और जो होम्योपैथी के हुँ। कॉम्बिनेशंस होते हैं ना सारे बना के एक जी, बॉटल जी, में जी, उसमें, जी, 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 तो वो जी। तुम उसके अंदर वो वाली नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करने वाली भी डाल दो। नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा तो बाकी चीज़ों को कोप अप करने की हुँ। ज़रा हिम्मत बढ़ जाएगी। उसने कहा नहीं मैं भी तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि अगर कुरान पाक में ये आया है कि अगर तुमने अपने पेरेंट्स को उफ़ तक नहीं कहना, तो इसलिए आया है कि इसकी कोई और रेमेडी नहीं है। अगर रेमेडी होती तो कुरान में ये आता कि अगर पेरेंट्स बूढ़े हो जाएँ तो ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे से कर लो। ये नहीं आया।
तो ये आया है ये कि उफ मतलब तक नहीं था, कहना। हाँ, तो इसका ये मतलब है कि ये होगा, ये ऐसे ही होगा, ये ठीक भी नहीं हो ये ठीक सकता, नहीं अब होगा, ये तुम्हें ऐसे ही देखना होगा, है। ये ऐसे ही होगा। मैं तुम कहते हो मैं दवाइयाँ डाल देता हूँ, लेकिन ये सिस्टम सारा ऐसे ही होगा। तो ये शायद वो ट्रेनिंग्स हो रही थी उसमें। एक और डॉक्टर के पास मैं गया तो उसने खास तौर पे होम्योपैथी, क्योंकि वो एलोपैथी से थोड़ा डरते थे, क्योंकि वो पढ़ने पढ़ाने वाले आदमी थे। कोई भी मेडिसिन हुँ, आती थी तो वो सब पहले पढ़ते थे पढ़ते साइड थे। इफेक्ट्स क्या हैं, चीज़ें हैं, तो साइड ओह! इफेक्ट से वो परेशान हो जाते थे। उनको कन्विंस कर भी लें तो कहते कि नहीं देखो मुझे पेट खराब हो रहा है इसलिए कि उसमें ये साइड इफेक्ट था, क्योंकि वो एज फैक्टर उस तरह का ये था उसमें। वालिद साहब के साथ आपने भी आपने भी मैंने बिल्कुल मैंने वो भी सारा किया, ये सेम ये इस सिचुएशन, प्रोसेस से गुजरे। सेम तो सिचुएशन। उसने, आप तो बड़ा अच्छा इसको रिलेट कर सकती हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि अच्छा जी आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कितने बहन भाई हैं, कब आते जाते हैं, क्योंकि वो मेंटल हुँ, हेल्थ भी देख रहे होते हैं होम्योपैथी वाले सारा कुछ उसमें, क्योंकि उस वजह से तो कोई उनको मसला नहीं आ रहा। आप की एज कितनी है और आप कितनवे हैं, हुँ, हुँ। सबसे छोटे हैं, बीच में हैं, बड़े हैं, आपकी क्या है फैमिली के साथ उसमें। और उसके साथ उन्होंने, जब मैंने कहा कि मैं सबसे छोटा हूँ, तो उन्होंने पेन रख दिया और उन्होंने कहा कि यार मैं आपको एक बात बताऊँ, इशू ये है कि अल्लाह ताला ने किसी एक के हिस्से में हुँ, ये रखा होता है कि उसने अपने पेरेंट्स को सँभालना है। बहन भाइयों में सब में किसी एक के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने रखा होता है। ये हर किसी के ज़िम्मे नहीं होता। तो जो लकी के तुम जो है वो तुम इस तरह से कर रहे हो। अब मैं सबसे छोटा था, तो वो भाई गुजरात में होते थे, बहन लाहौर में, मैं उस वक़्त इस्लामाबाद में था, भाई सब मेरे साथ थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज के दौर में मेरे ख़्याल है आज की जनरेशन को बताना चाहिए। उस वक़्त जब पेरेंट्स ने ये मूड सेट करके दिया हमें कि माँ की अहमियत किस तरह हुँ। से है, खाना किस तरह से खाना है, बच्चों का एहतराम किस तरह से करना है, बच्चों की इज़्ज़त किस तरह से करनी है, उनको उनसे इज़्ज़त करवानी किस तरह से है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो वालिद ने और उससे पहले वालदा ने, क्योंकि वालदा कोई 10 साल पहले जी, उनसे जी। रुखसत हो गई थी। तो उन्होंने सारा उठना-बैठना कैसे है, बात किस तरह से करें, रिश्तेदारियाँ कैसे निभानी है, वो सारा कुछ जो है वो उन्होंने ट्रेन किया हुआ था। आज के दौर में जब कमिंग बैक टू योर जी, जी, क्वेश्चन जी, बिल्कुल। हाँ, आज के दौर में सबसे बड़ा मसला ये है कि इशफाक अहमद साहब से किसी ने पूछा कि बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है, तो उन्होंने कहा बच्चियाँ दी नहीं करनी है, तो माँ-प्यो दी करनी है, बच्चियाँ दी आप ही हो जाएँगी। अच्छा, यहाँ से अब मेरा एक और सवाल आपकी तरफ आ रहा है, वो ये कि आजकल जब शादी होती है 2 लोगों की, जी, मियाँ-बीवी हैं, पार्टनर्स हैं, ज़िंदगी को आगे लेकर चलना है, उनके आपस के मसले ही ठीक नहीं हो रहे होते कि वो जो बच्चे बेचारे पैदा हो गए हैं, वो फिर ये फ़ोन के सहारे पल रहे होते हैं, उनकी तरबियत नहीं हो रही, उनको समझ नहीं आ रहा और फिर बाद में ब्लेम बच्चों पर आ जाता है। ये क्या मामला है? ये बड़ा सिंपल सा मामला है जी। मेरा ख़्याल है अपने बच्चों को जब जिनकी शादी हो रही है, एक तो पहले सिलसिला ये होता था कि पहले बात पक्की होती थी, मंगनी होती थी, उसके बाद निकाह होता था, उसके बाद कहीं जाके जो है वो शादी होती, उसमें 3-4 साल का प्रोसेस लगता था और उसमें जो भी इवेंट, जो भी त्योहार हुँ, बीच में आते थे, उसमें फैमिलीज़ आपस में एक-दूसरे से मिलती थी, इंटरैक्ट करती थी, तो एक एक्सेप्टेंस बन जाती थी। पॉइंट 1 ये है कि जब कबूल है, कबूल है, कबूल है हुँ, हो, तो उसमें सिर्फ़ लड़की और लड़के का कबूल है, तो वो इस्लामी तौर पे तो जायज़ है, वो सिर्फ़ वही है। हुँ। लेकिन दोनों ख़ानदानों का भी कबूल है, कबूल है, कबूल है आपस बहुत का जो है, ज़रूरी है, बहुत वो ज़रूरी है। होना चाहिए। अगर वो आपस में कूप अप नहीं कर रहे, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात ये है कि लड़की का अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्शन कितना है? हुँ, क्या उसकी लड़की की माँ ने अभी तक जो है वो सर पे डंडा रखा हुआ है कि मुझे दिन में 5 दफ़ा कॉल करो, मुझसे राब्ता रखो, सारा कुछ हुँ, करो और मैं तुम्हें बताऊँगी कि तुमने कूप अप किस तरह से करना है? नहीं हो सकता। जिन बच्चियों ने डिस्कनेक्ट किया है अपनी फैमिलीज़ के साथ और अपने घर के मसाइल अपने घर में रखे हैं, वो सुखी हुई हैं। जो हर दूसरी मौके पे उन्होंने अपनी अम्मा को, अपने अब्बा को कॉल की है, वो कभी अब इस घर को अपना घर समझ ही नहीं पाई हैं और ना ही यहाँ के लोगों को अपने लोग समझ पाई हैं हुँ। और ना वो उस उनकी सारी फैमिली जो है उसको कोप अप करने की, इसका मतलब उन्होंने कोशिश ही नहीं की है। तीसरी एक बड़ी अहम चीज़ है, शायद लोगों को समझ आए, पसंद आए या हुँ, ना आए, लेकिन इस पे बहस करनी बहुत ज़रूरी है कि जब शादी होती है तो लड़के और लड़की को बताएँ कि आप लोग जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं बनने लगे, आप जो हैं वो अब वालिदैन बनने के लिए जा रहे हैं उसमें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वो कहते हैं कि हम मियाँ-बीवी बनने लगे हैं तो सारी ज़िंदगी हनीमून ही नहीं मुकना।
हालांकि बच्चे हो जाते हैं और आप उसके लिए समझ प्रिपेयर्ड ही नहीं नहीं आ रही होते। होती, अगर आप यस। उस वक्त उनको बताएं कि उनका माइंडसेट ये करेंगे कि आप एक नस्ल चलाने लगे, आप आगे पेरेंट्स बनने लगे हैं, तो मेच्योर बिहेव करेंगे, उसके लिए प्रिपेयर होंगे। वरना सिर्फ जो है वो आखिर तक तीन तीन बच्चे हो गए और ये आपस दूल्हा में, दुल्हन है। हाँ, आपस में जो है वो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं हो ये रही। बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वेस्ट में तो काउंसलिंग होती है शादी से पहले, जो 2 लोग हैं उनको बुलाया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता अच्छा, है कि यहाँ आप पे भी रेडी शुरू हो। हो गई। हो गई? अब यहाँ पे भी शुरू हो गई है। अब अफ़सोस की बात ये है कि आप गाड़ी चलाने लगते हैं तो आपको लाइसेंस आपका चेक हुँ, होता है, आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो आपको उसके साथ जो है वो सर्टिफ़िकेट्स लगते हैं, सारा कुछ लगता है, पहले क्या कर चुके हैं, क्या हो चुका है, कितना पढ़ चुके हैं, जी। कहाँ पे नौकरी कर चुके हैं, सारा कुछ है। कहीं भी आपने जाना है तो आपको जो है वो वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पूरे चाहिए, सारा कुछ चाहिए। शादी के लिए आपने एक नस्ल आगे लेके चलनी है, हुँ। तो आपको सिर्फ़ बलूगत चाहिए। कि मुंडा जो है कुछ नहीं कह रहा है, चलो आप ब्याह कर दो तो कोई बात नहीं, कोई वो रिस्क आप पे ही आ जाएगा। रिस्क का वादा तो है, वो औरत अपना रिस्क साथ लेके आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लड़के ने कुछ नहीं करना और यह खुद ही रिस्क आ जाएगा। यहाँ ना मेरा एक और सवाल है जिसके 2 हिस्से हैं। एक तो ये जो आपने बात की, इससे मैं एग्री करूँगी कि लड़का कुछ नहीं कर रहा, उसकी शादी करा दो। खुदा ना ख़ास्ता लड़का बिगड़ गया, शादी करा लो। लड़का ड्रग्स में चला गया, शादी करा लो। लड़का आवारागर्दी में चला गया, शादी करा दो। तो जो लड़की आ रही है वो क्या मतलब ट्रेनिंग सेंटर खोलेगी, वो क्या करेगी? ये तरबियत की ज़िम्मेदारी तो लड़के की माँ की है ना। आई एम श्योर बहुत से लोग नाराज़ भी हो जाएँगे इस बात पर। ऐसा क्यों करते हैं हम? ये ज़ुल्म नहीं है क्या? अभी मैं एक हमारे बहुत से दोस्त हैं, उनका इंटरव्यू कर रहा था और वो भी इस तरह से मैरिज काउंसलर थे, उस बातें हो जी, रही थी, जी। तो उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि जी एक दादी थी, तो उन्होंने जब उनके घर पोता पैदा हुआ तो उन्होंने कहा कि अपनी बहू को कहा कि ये बेटा मुझे दे दो, मैं इसकी तरबियत करूँगी। तो बहू ने कहा कि नहीं, मैंने आपकी तरबियत भुगत रही हूँ पहले ही इसलिए आप इसको मेनू मेरे करन पास दियो। मेरे पास ही रहने दें। मैंने देख लिया आपने बच्चों की तरबियत किस तरह से की है, तो मैं उसको नहीं करूँगी। ख़ैर दैट वाज़ लाइटल नोट। लेकिन वो जब आप अपना पार्ट प्ले नहीं करेंगे, हुँ, जब पेरेंट्स जो हैं वो अगलों को सिर्फ़ ये बताएँगे, रिश्ते ताल्लुक निभाने का नहीं बताएँगे और सिर्फ़ मनी मिंटिंग का बताएँगे कि हुँ, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, तुम्हारा बड़ा बंगला होना चाहिए, बड़ा बड़े शीशे वाला फ़ोन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और रिश्तेदारी निभाने का नहीं करेंगे कि अपने रिश्तेदार जब घर आते हैं तो उनके साथ कैसे बिहेव करना हुँ, है। जब आपने उनके घर जाना है तो कैसे बिहेव करना है। क्या कभी किसी ने बताया है कि ये एक सुन्नत है कि जब आप किसी के घर जाते हैं तो वहाँ से जब वापस निकलते हैं तो आपने जब उसके घर गए हैं तो आपने आँखें बंद रखनी है और जब घर से वापस उसके घर से निकले हैं तो मुँह बंद रखना है। ये हुँ। चीज़ें बताई हैं कभी किसी ने? जब आप कितनी अपने अहम बात है। हाँ, जब आप अपने घर के अंदर बैठ के अपनी खाला के या अपनी फूफी के या अपनी ताई के और उन लोगों की बिचिंग करेंगे कि हुँ, यार हम जा तो रहे हैं उनके घर, लेकिन वो ऐसे करती है, उसका बच्चा ऐसे करता है, ये करता है, तो वो आगे वो क्या सीख रहा होगा? जब आप मियाँ-बीवी आपस में कमरे के अंदर झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा बाहर करेंगे और शाउट करेंगे और सब लोग सुनेंगे उन अब बातों बच्चे को, चुप करा रहे होंगे कि मत हाँ, करो। मत करो, तो बच्चे शादी से बागी हो जाएँगे। सो ट्रू, वो सो ट्रू। कहेंगे कि अगर ये शादी ये चीज़ होती है, तो फिर नहीं नहीं करनी। करनी है। आजकल बड़ी एक रवायत चली हुई है कि जनाब जॉइंट फैमिली नहीं करनी है, हुँ, जॉइंट फैमिली की बजाय आपने सेपरेट रहना है, ख़वातीन का एक बड़ा ये इश्यू है। तो उनको ये याद रखना चाहिए कि जॉइंट फैमिली में मर्द जो है ना, वो आपको ऊँचा नहीं डाँटेगा, उसको हुँ। उसके घरवालों की फ़िक्र होगी। कहा मेरी दादी सुन लेंगी, मेरी माँ हाँ, सुन लेंगी। हाँ, हाँ। कितना और अच्छा पहलू है ये। हाँ, और जब आप बाहर होंगे, जब आप अकेले होंगे, तो हुँ, मर्द को कोई नहीं रोक सकेगा डाँटने से। तो फिर उसकी आवाज़ ऊँची से ऊँची होती जाएगी। ये हाँ, सारी चीज़ें देखनी है। जॉइंट फैमिली में कोई ना कोई आपको बचाने वाला होगा। लाख उसके अपने हुँ, डीमेरिट हुँ, सही, हुँ, लेकिन कोई ना कोई आपको बचाने वाला हुँ। होगा। कोई ना कोई आपकी काउंसलिंग करने वाला होगा। यस, कोई ना कोई आप लोगों को इकट्ठा बिठाने वाला होगा। उधर कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब शादी हो गई है तो फिर आपने अपने घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर जो है सारे मसाइल वहीं हल करने हैं। वहाँ हल करने हैं। वो अगर मसाइल उस कमरे से बाहर निकलेंगे तो बेशक वो आपके आपके आपकी सास है, आपकी ससुर है, आपकी वालदा है, कोई भी रिश्तेदार है, वो किसी न किसी हद तक उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे होगा। हुँ। एक और बड़ा मसला है कि बर्दाश्त भी शायद ख़त्म हो गई है, न जाने क्या हुआ है कि रिश्ते निभा ही नहीं पाते, डिवोर्स रेशियो बहुत बढ़ गया है। 2 सवाल आपने इकट्ठे कर दिए इसके हुँ, अंदर, आपको अंदाज़ा है इस बात का।
नहीं, बहुत अभी मुश्किल अभी में डाल अंदाजा रही हुआ। है। बर्दाश्त जो है वो किस वजह से बढ़ गई है? बर्दाश्त डिजिटल मीडिया से बढ़ गई है। इसके जो एल्गोरिदम्स हैं वो इस तरह के हैं, जो आप एक रील्स देख रही हैं, एक शॉर्ट देख रही हैं, एक चीज़ जो भी आप इस पे देख रही हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इसके वो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो आपके मिजाज के हिसाब से आपकी वीडियोस आपके सामने अपलोड करते हैं। जिस मिजाज के आप बंदे हैं उस मिजाज की वीडियोस आपके सामने आ रही होती हैं। आप में अगर उस आपके मिजाज के अलावा कोई वीडियो आती है तो आप फ़ौरन उसको आगे कर देते हैं। और स्क्रीन टाइम जो है वो एक वीडियो का वो 3 सेकंड है। अगर 3 सेकंड से ज़्यादा कोई वीडियो देखी जाती है तो वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो आपकी उस वीडियो को ज़्यादा, क्योंकि हम डिजिटल का काम करते हैं, तो वो आपकी उस वीडियो को ज़्यादा वायरल करता है। अगर 3 सेकंड 3 सेकंड से कम वीडियो देखी गई है तो वो वीडियो आपकी वायरल नहीं होगी। वायरल कौन सी वीडियो अच्छा, होगी? जो 3 सेकंड से जो ज़्यादा शायद देखी जाएगी। 4 तक पहुँच जाए, 4 तक होगी, 5 फिर तक। 5 तक, 6 तक, तो उतनी ज़्यादा वायरल होगी। अगर मैंने आपकी आई वीडियो सी। ज़्यादा देखी है तो उतनी ज़्यादा वायरल होगी। तो ये आपका ये एक स्पैन टाइम है, आपका अटेंशन स्पैन टाइम है कि सिर्फ 3 सेकंड। तो वो चीज़ आपकी स्क्रीन पे आती जा रही है जो आपके मिजाज के मुताबिक है, जो मिजाज के खिलाफ है वो आप उसको 3 सेकंड से ही पहले स्क्रॉल कर देते हैं, आगे कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको किसी की इख्तिलाफ राय की आदत ही नहीं है। और आप अभी घर जाएँगी तो आपका मुलाज़िम होगा, आपका ड्राइवर होगा, आपकी बहन होगी, आपका भाई होगा, आपका हस्बैंड होगा। हेलो हाय के बाद हर कोई जो है वो ऐसे करके हाँ, वो मोबाइल पे फ़ोन लगा में, रहेगा यस, उसमें। और यस। अगर आपसे सबसे बुरी बात कि आपसे इंटरैक्ट भी कर रहा है, तो वो स्क्रीन से मुँह नहीं हटा रहा। वो यहीं से आपको जवाब दे रहा है कि हाँ, ऐसा हो गया था, फिर ऐसा हो गया था, फिर ऐसा हो गया था जी, जी। उसमें। वो आई कॉन्टैक्ट ही ख़त्म हो गया। इस तरह से आज की जनरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप वो देखें कि वो आई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाते। वो किसी इंसान की तरफ देख के बात करने की उसको आदत ही नहीं है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, कितनी खतरनाक बात क्योंकि है ये मेरे इसमें। भांजे हैं, बाकी बातें वो मैंने गलत ऐसे की नहीं। थी? नहीं, नहीं, नहीं। ये मैं अब सोच रही हूँ ना, ये बिहेवियर जी, जी, जो जी। मैं स्टडी नहीं कर पा जी, रही थी, जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, जी। आज मैंने समझा। तो हुँ, फिर डिवोर्स रेशियो पे भी हुँ। हमने बात करनी है। डिवोर्स रेशो नहीं बढ़ी है। टेक्निकली आप देखें तो खुला की रेशो बढ़ी है। ये ज़्यादा खतरनाक है। डिवोर्स से ज़्यादा ये है कि खुला की रेशो बढ़ रही है। यानी ख़वातीन ख़वातीन जो हैं वो साथ नहीं रहना चाह नहीं रही। रहना अब चाहती। इसमें एक तो ये है कि उनमें अवेयरनेस आ गई, लेकिन किस किस्म की अवेयरनेस आ गई ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक टाइम था जब कहा जाता था कि तेरा जनाज़ा ही निकले। उसके बाद हमारे दौर में ही हमने ये चीज़ देखी। दूसरा दौर जो है हमने ये भी देखा साथ-साथ कि उन लोगों ने कहा कि जब कोई मसला आया तो ऐसे ही खलोते हैं, हुँ, तू छट के साथ कुछ छटछड़ा के वापस आ जाएँ। अब ये दोनों बहुत एक्सट्रीम है। तेरा यस। जनाज़ा भी निकले, कोई इतना अच्छा नहीं, 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 जुमला बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं भी था नहीं। ये। लेकिन ये छटछड़ा के वापस आ जाएँ ये भी अच्छा नहीं था। यस। उसका भी मकसद ये नहीं था कि जनाज़ा निकलने तक तुमने वहाँ पे रहना है। मसले तो आते, चीज़ें होती रहती हैं, सारा कुछ उसमें। लेकिन उसका कम से कम ये था कि पेरेंट्स ने ये कह दिया था कि तुमने आखिरी वक़्त तक चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश करनी है। क्योंकि तुम एक वो बच्ची हो जो उनके पूरे जॉइंट फैमिली है या जैसे भी हुँ, है, उन 10 लोगों के बीच में जा रही है। तो यू हैव टू एडजस्ट नॉट देम। हुँ। अगर माँ ने अच्छी तरबियत की है, वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी की बेटी लेनी है तो आप उसकी माँ माँ को को देखें, देख लो। अगर किसी को बेटी देनी है तो उसके बाप को देखें। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है, ये बहुत कोई टेक्निकल नहीं ये है, हमारी सोसाइटी सिंपल की सिंपल सी नॉर्म्स बात है। हैं हाँ, तकरीबन। तो अगर जिसको आप बेटी दे रहे हैं, अगर आप उसके बाप को देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये अपने घर में इसकी कितनी रेट है। आजकल सिचुएशन ये आ गई है कि औरतों, आई एम सॉरी मैं एक औरत से ही बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस घर में औरतों की ज़्यादा चलती है, वो घर ज़्यादा नहीं चलते हैं। वो इस पर डिबेट हो सकती डिबेट है, हो लेकिन सकती अभी है। मैं नहीं करूँगी हाँ, डिबेट, क्योंकि अभी मेरे पास और सवाल बहुत है। हाँ, वो हम अलग से हाँ, बैठ के इस क्योंकि पे बात करें। ये एक सिचुएशन जो जो खौफ होता है ना, जो बहू के दिल में खौफ होता है या बेटे के दिल में खौफ होता है, वो अल्टीमेटली बाप का ही होता है, हुँ। माँ का नहीं होता खौफ। हाँ, माँ से डरते नहीं आप, हाँ, मोहब्बत हाँ, बहुत है, खौफ नहीं दोस्ती होता। बहुत है। बाप बहुत शफ़क़त करता है, बहुत लिहाज़ करता है, बहुत एहतियात करता है, लेकिन उसका खौफ रहना चाहिए।
क्योंकि हर जगह पे जमहूरियत नहीं चल सकती। जमहूरियत हो तो मेरा ख्याल है मैं भी अपने घर में अपनी बात ना मनवा सकूं। उसमें सारे बच्चे कहें कि हमने बाहर से खाना खाना है तो मैं उनको नहीं कह सकता कि नहीं नहीं कह पुत्र सकते। घर से, क्योंकि हाँ, वोट ज्यादा है, यस वोट यस ज्यादा है। यस यस तो यस। कोई रिट ऑफ लॉ जो है ना हर मौके पे हर जगह पे आपको करनी पड़ती है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप देख लीजिए, एक चीज देख लीजिए कि जिन घरों में खवातीन की ज्यादा चलती होगी वहां पे प्रॉब्लम्स किसी हद तक ज्यादा आप तक आए ना आए लेकिन किसी तक ज्यादा रहेंगे। जहां मर्द अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होगा वहां पे डिसिप्लिन घर का जो है वो वेव आउट नहीं होगा। और इसकी क्या वजह हो सकती है माँ जो है इस? ना वो अपने बेटों को बहुत बचाती है अच्छा, कि ये नहीं ये नहीं, फिर एक और कहते हैं पूरा कट्टा पूरा कट्टा खुल पॉडकास्ट जाता है। कटा खोल दो फिर बासी केड़ा बंद करना है, अच्छा, खोल खोल के सिखा चले बस ठीक है जाओगे। इरफान साहब, आप यहाँ पर जो मैं आपकी बात को अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हम बड़े फौरन से रद्द अमल जाहिर कर देते हैं। आपने हालांकि औरतों के अगेंस्ट एक बात की, लेकिन मैं समझने की कोशिश करी थी कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब मुझे समझ आई। अब ऐसा है कि हमारे यहाँ तरबियत सिर्फ लड़की की जा रही है, बड़े अफसोस के साथ। बच्चे को उतना नहीं सिखाया जा रहा, जिसकी वजह से वो बागी भी हो जाता है। माँ उसको प्रोटेक्ट कर रही है, बेटी को नहीं कर रही। सब कह रही है भाई के लिए खाना भी गर्म कर दो, ये भी कर दो, भाई को कुछ नहीं कह रही है। तो यहाँ क्या खराबी पैदा नहीं हुई? ये भी तो खराबी पैदा करने का बायस बन रहा है। अच्छा, तरबियत की जा रही है, मेरा नहीं ख्याल कि बेटी की भी तरबियत की जा रही है। बेटी की तरबियत शादी के लिए नहीं की जा रही। नहीं, वैसे मैं जनरली हाँ, उसकी बेटी की तरबियत इखलाकियात जो हो रही है उसको पढ़ाया भी जा रहा है, जी उसको सारा कुछ किया, सारे नखरे भी पूरे किए जी जा रहे हैं, सारा कुछ किया जा रहा है। अब आपने उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा तो दिया है, लेकिन अब आपने ये नहीं उसको बताया कि किसी दूसरे घर में जाके तुमने बम की तरह फट जाना है, क्या करना है, खुद कुछ बमबार तो नहीं बन जाना तुमने। ये अच्छा है। वो तरबियत जो है ना, हाँ, वो वो मिसिंग है। तरबियत मिसिंग है। जो प्रॉब्लम आ रही है वो उस तरबियत पे आ रही है, बल्कि वो चीज़ें सारी आ इसके रही हैं। बाद एक और भी सवाल है, लेकिन चूंकि हम शादी और रिलेशनशिप की बात हाँ, कर रहे थे तो हाँ, पहले हम इसलिए मैं इस शादी उस जी जी शादी पे जी पहले आ गया जी उसमें, जी 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 बहन-भाई के रिलेशन से ज़्यादा जो आ जी गया। क्योंकि ये भी एक हमें चीज़ देखनी है कि बेटियाँ जो होती हैं ना, वो बहुत अहम होती हैं किसी घर के अंदर। मुझे पता है कि मेरी बेटी जब घर से बाहर कहीं जाती है, तो मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, जी। तो मेरी बेटी जब घर से बाहर जाती है, तो घर बिल्कुल खाली हो जाता सूना है। सूना। हाँ, जो बेटे घर में हों भी तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। जब अच्छा। बेटी घर में हो ना, तो कोई ना कोई रौला, कोई ना कोई हम्म। टेंशन, कोई ना कोई हाँ, और मसला बाप से ऑन तो द वैसे ही टोज़ बहुत ऑन द क्लोज टोज़ होती हैं। रहते हैं। और क्योंकि पता नहीं क्यों लोग बेटियों को थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं, उनकी पैदाइश को और सारा कुछ उसमें, हालाँकि बेटे जो होते हैं ना, वो आपकी जायदादों के वारिस होते हैं हम्म। और बेटियाँ जो होती हैं ना, वो आपके जनाज़ों की वारिस होते हैं। अब आपने ये हाय फैसला हाय। करना है कि आपके लिए जायदाद अहम है या आपके मरने के बाद आपका जनाज़ा अहम है। उसको उठाने वाला, उसके पास बैन करने वाला, उसके पास रोकने वाला कोई अहम है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई घर में जनाज़ा होता है, तो बेटे जो होते हैं ना, वो अरेंजमेंट्स में ही लगे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनको दुःख नहीं होता, नहीं, दुख तो लेकिन होता वो है। अरेंजमेंट्स में वो सारी चीज़ें, मेहमान आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, सारा कुछ। जो जो जिसको बेटी है। मंजी कहते हैं, मंजी के साथ लग के कौन बैठा होता है? चार के साथ लग के सिर्फ़ बेटी बैठी होती है। और वैसे भी हाँ, इरफान साहब, बेटियां ब्याह कर भी चली जाएं तब भी वो माँ बाप का बड़ा ख्याल वो रखती हैं। बच्चे ब्याह के चले जाएं तो वो तो अपने वो घर का अपने ख्याल। अपने वो उसमें, उसकी हाँ। बहुत सी फितरी वजूहात भी हैं या माशरती वजूहात भी हैं। उन पर जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल के जो बच्चे हैं, एक तो वो बात है कि उनकी ट्रेनिंग शायद ये वाली मशीन ज़्यादा कर रही है माँ बाप से, और दूसरा फिर जो बड़ा अलमिया है ना, छोटे छोटे से हैं तो जी मोहब्बत हो गई है। मेरी बहन कहती थी पैम्पर से निकले नहीं तो तुहानू मोहब्बत हो गई। फिर उसके बाद उनके स्टेटस अगर आप देख लेंगे, मैं कोई 15-16 साल के बच्चों की बात करें, मेरा दिल टूट गया, दुनिया मुनाफिक है, ये पता नहीं ऐसी ऐसी बातें जो हमें तो उस वक्त समझ नहीं आती थी, ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि पेरेंट्स जो हैं या इंस्टीट्यूट्स जो हैं, वो लुक आफ्टर नहीं कर रहे। वो एक जो है वो पैसे बनाने की जो है वो एक मशीन बने हुए हैं। अगर घर में हैं भी पेरेंट्स, तो वो जो है वो अपने कामों में लगे हुए हैं, वो अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं या कोई मोबाइल। बिज़नेस यस डील्स कर रहे हैं, यस चीज़ें कर रहे हैं यस। उसमें। तो बच्चे को कहीं न कहीं अटेंशन तो चाहिए। एक टाइम है जिसमें कोई 7 साल तक, 6 साल, 7 साल तक एक बच्चा जो जब पैदा होने के 7 साल तक वो बच्चा जो है उसको आपको बाहर नहीं भेजना है, उसकी खुद ग्रूमिंग करनी है। उस पर 100% पेरेंटिंग करनी है, लोग नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, 100% पेरेंटिंग करनी है। यस। अभी स्कूल में भी नहीं भिजवाना, क्योंकि वो एक्सप्लोर कर रहा होता है घर को, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है रिलेशंस को, वो एक्सप्लोर एक्सप्लोर कर रहा होता है पेरेंट्स को।
हम लोगों ने प्री स्कूल और नर्सरी और मॉन्टेसरी और पता नहीं कौन कौन से जो हैं वो डे केयर सेंटर्स बना लिए हैं कि बच्चे ने अभी माँ बाप को प्रॉपर रिलेट ही नहीं उनके साथ किया होता, तो हम उनको डे केयर सेंटर में डाल देते हैं जहाँ पे जो होती हैं वो आयाएं होती हैं और टीचर्स होती हैं, सारा कुछ होते हैं। बच्चों को अभी समझ नहीं आई तो घर कौन से वाला है, वो वाला घर है, ये वाला घर है। ये फर्स्ट 7 ईयर्स जो हैं ये उसमें अगर पेरेंट्स के साथ बच्चों का बॉन्ड बन गया तो बन गया, वरना नहीं है। नहीं तो फिर वो ये वो वाले ये बच्चे हैं, ये वो ये वाले वाले बच्चे बच्चे हैं उसमें जिनका पेरेंट्स से बॉन्ड नहीं है तो और फिर वो पेरेंट्स का उनसे बॉन्ड नहीं है। तो बाहर फिर वो मोहब्बत, फिर वो दोस्त। किसी को तो दोस्त करना है ना, ये नेचर है ना, किसी से हाँ। किसी ह्यूमन बीइंग से तो बात करनी है। तो फिर वो इस तरह के रिलेशंस के ऊपर चले जाते हैं। फिर वो हर जगह जो है वो कहीं ममता ढूंढ रहे होते हैं, कहीं बप्ता ढूंढ रहे होते हैं। वो फिर किस तरह की मिलती है, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होती है, ये आपका ख्याल है, जो चाइल्ड अब्यूज होता है, चीज़ें होती हैं, ये ऐसी हो जाती हैं। ये भी वही वाले, अगर आप देखें वो वाले बच्चे हैं। पैम्पर्ड चाइल्ड नहीं होगा कभी इसमें, वही बच्चा होगा जिसको घर में जो है वो अटेंशन नहीं मिल रही है, वही गली में किसी के टॉफी के चक्कर में किसी के साथ जो है वो चला जाएगा। तो ये फिर बात वही आ गई माँ बाप की तरबियत। एक बहुत अरसा पहले ना मुझे एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया जो थी चाइल्ड लेबर के ऊपर। बाहर से कुछ डोनर्स आए हुए थे, एक बड़ा मुकामी होटल, बड़ा ज़बरदस्त रोटी शोटी वहाँ इंतजाम हुआ हुआ था। तो उसमें सारे स्पीकर्स थे जो चाइल्ड लेबर पे बहुत बहुत बातें कर रहे थे और चीज़ें हो रही थी। कुछ लोग खवातीन रो रही थी, NGOs वाली थी, और सारा बड़ा माहौल बना हुआ था। तो मैं खैर खाना एंजॉय कर रहा था तानू तो बिल्कुल रोना नहीं आया। तो इरफान मेरे साहब। पास जब वो माइक घूमते घूमते आया तो मुझे बुलाया हुआ था, तो मुझे माइक तो देना था उन्होंने। तो मुझे आया तो मैंने कहा जी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं चाइल्ड लेबर के ऊपर हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दिस चाइल्ड लेबर इज नॉट एन इशू, इट इज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल इश्यूज। तो यू नीड टू एड्रेस दोज इश्यूज, चाइल्ड लेबर खुद ही खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप बैठ जाएं। तो दूसरे अगला फिर दोबारा रोना पिटना सारा शुरू हो गया उसमें। तो अगर हमने इसी तरह से, उन बच्चों का कसूर नहीं है, हम बच्चों को स्नब भी करते हैं, डांटते भी हैं, सारा कुछ करते हैं, उन बच्चों का कसूर नहीं है। उन बच्चों के हाथ में लेटेस्ट मोबाइल किसने पकड़ाया है उसका इशू है। दोबारा वही बात आ जाती है कि अगर माँ प्रिपेयर्ड नहीं है, माँ अपने हनीमून पीरियड से नहीं बाहर निकल रही है, तो फिर बच्चे का मसला होगा। अगर हम नहीं बताएंगे कि तुम लोग मियाँ बीवी नहीं बनने जा रहे, तुम लोग माँ बाप बनने जा रहे हो, तुम लोग एक नस्ल को आगे लेके चलने जा रहे हो, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें बहुत टाइम देना पड़ेगा इस काम के लिए, जो हम टाइम नहीं दे रहे। और इशू ये आ रहे हैं कि अब औरत भी और मर्द भी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है, शायद ये क्रिएट कर दी गई है कि औरत को भी बिजी होना पड़ रहा है। औरत भी जो है वो अब नौकरियां कर रही है, सारा कुछ कर रही है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो अगली जनरेशन निगलेक्ट हो रही है उसका क्या? डे केयर सेंटर भी उसकी माँ है, फिर आप उसकी माँ नहीं है, फिर आप शिकायत नहीं, फिर आपने एंड में जाके ये नहीं कहना कि बच्चा मुझे जो है वो ओल्ड एज होम में छोड़ आया, नहीं कहना। बड़ा खौफनाक मंजरनामा पेश करती है। फिर नहीं कहना, फिर ये नहीं कहना, क्योंकि वो बच्चा कभी आपका था ही नहीं। वो कभी मासी का था, कभी नौकरानी का था, कभी नौकर का था, कभी किसी का था, वो आपका बच्चा था ही नहीं। या फिर ऐसे लग रहा है हर सारी चीजों का ना कोई बैलेंस आउट हुआ है, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग, वो जो व्हील अलाइनमेंट कराते थे हम, उसकी जरूरत पड़ गई है। इरफान साहब, एक और मसला है, मुझे लगता है कि ये जो 80 की दहाई में बच्चे पैदा हुए थे, जैसे मैं हूँ या और लोग हैं, हम सब हैं, हम वो आखिरी नस्ल होंगे जो अपने माँ बाप का एहतराम करते थे, उनसे डरते थे, उनकी बात मान लेते थे। आजकल के तो माँ बाप बच्चों से डरते हैं, बच्चे डांट रहे होते हैं, माँ जी या की करता, अब्बा जी या की करता। ये बड़ा मुझे दिली दुख पहुंचता है इस बात से। किसी बहुत बड़े अल्लाह वाले का कॉल है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत जो है ना, उस दौर की, जिस दौर में भी है, उसकी जो एजुकेशन है, आपने जो दुनियावी एजुकेशन है, वो उस दौर के हिसाब से देनी। इस दौर में बच्चे हैं, और दीनी तालीम जो है वो एंशंट दौर की देनी है, जो पहले दौर की थी। उसमें हम दीनी तालीम भी यहाँ की मॉडर्न दे रहे हैं, जो जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें। और यहाँ की एजुकेशन जब आप उन बच्चों को देंगे और उसके साथ खुद इक्विप्ड नहीं होंगे। आपने जब कहा कि नेक्स्ट जनरेशन है, ये हम कहते हैं जी अगली जनरेशन है, तो नेक्स्ट जनरेशन है, तो जिस तरह से मोबाइल नेक्स्ट जनरेशन में नए फीचर्स के साथ आता है, बच्चा नए फीचर्स के साथ ना आए। दुनिया की हर चीज जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नए फीचर्स के साथ आएगी, लेकिन आपका बच्चा जो है वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के साथ आए। पॉसिबल नहीं। जो आपने कहा भी कि अगली जनरेशन है, तो फिर वो 3G 4G होगा ना, वो वाला नहीं होगा। नहीं, ये माँ बाप को डांटने वाला रिवाज बड़ा खराब है। तो किस लिए डांट? क्योंकि वो इक्विप्ड नहीं है, उन्होंने अपनी रेट नहीं रखी हुई।
अब मैं क्या करता हूँ, मुझे कोई फोन में कोई मसला आता है तो उन्हें बेटे को देता हूँ, यार देखिए यार की हो गया, तो ये ले है 10, जरूरत है, तो वो फिर ये आपका अब्बा जरूरत है बन गया ना जी। हाँ, बैलेंस अब आउट। हाँ, अब मेरे बच्चे के पास जो है वो बड़ा है, वो अगर चैट जीपीटी से उसकी ज्यादा दोस्ती होगी, मेरे से दोस्ती नहीं होगी, तो कसूर तो मेरा होगा हाँ, ना। ये बात सच तो है। फिर आप अगर इंटरप्ट करेंगे तो फिर वो कहेगा यार आपका टाइटल तो हम्म। अब्बा का है, लेकिन कौन साहब है यार, मैं मिला हूँ आपसे कई दफा घर में, लेकिन आप कौन साहब हैं। हम्म। तो बाप को जब बाप बन के नहीं रहना आया, माँ को माँ बन के नहीं रहना आया, सिर्फ टाइटल माँ का या बाप का अपने पास रखा हुआ है, तो फिर बच्चे तो डांटेंगे ना, बच्चे तो लड़ेंगे। जब आप उनके मिजाज के, उनके लेवल के हिसाब से, जब आप उनके पास बैठेंगे आप उनको कोई नसीहत ही करेंगे, जब आप हाँ, उनके डांटेंगे साथ ही, नहीं उनको करेंगे। जलील ही करते मैं आपको रहेंगे। अपना बताऊं, मुझे बड़ा शौक था इस चीज का, तो आप कहते हैं तो फिटनेस काफी है मेरे, पता नहीं कितनी फिटनेस है, लेकिन मुझे ये शौक था कि मैं अपने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलूं। अच्छा। हाँ, मैं अपने बच्चों के साथ सारी गेम्स खेलूं, टीवी गेम्स खेलूं। ये अलग बात थी कि बच्चों को जब मैंने रिमोट कंट्रोल कार लेके दी, तो क्योंकि अपना मेरा एक दौर था जब हमारे पास पैसे नहीं थे और रिमोट कंट्रोल कार का बड़ा शौक होता था, तो उस वक्त हम नहीं ले सके थे। भला तौफीक दी तो बच्चे को लेगी, उससे सबसे ज्यादा मैं अपना चलाता था, शौक भी पूरा उससे किया। ज्यादा मैं चलाता था कि तुम देखो कि वो कैसे चल रही। तो वो सारी चीजें जो है, लेकिन जब आप उनके साथ एक एक चीज पे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उनके यार, उनके दोस्त नहीं बनेंगे, इतना कंफर्ट जोन नहीं देंगे कि अच्छी बुरी हर बात वो घर आके आपको नहीं बता पाएगा, तो एक ये डेंजरस बात है। मैं आपको मुझे ये कहाँ से खुला, मैं हम इधर स्विमिंग करते थे, बेटी छोटी सी थी अभी, तो वो साथ स्विम करती थी, तो मैं उस पूल में था, मैं उसको कहा जंप करो, 2-3 जंप्स करने, उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस पे आ गया कि वो जंप करे और उसके बाद खुद पानी में फ्लोट करके ऊपर आए। अच्छा, उसने जंप की और वो पानी में गिरी और पानी से निकल के उसने अपनी माँ को आवाज दी, हालांकि पकड़ा मैंने हुआ था उसको। तो दैट वाज अ शॉक फॉर मी कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ इस वक्त, अम्मा तो घर बैठी है, कहीं रोटियां पका रही होगी बेचारी को, पता भी नहीं होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन उसका ताल्लुक माँ से माँ ज्यादा से है। ज्यादा था। इसका मतलब मैंने कोई चीज मिस की है कि हम्म। मैं खड़ा हूं पास और मैं ही बचा रहा हूँ, पता है कि माँ है भी नहीं यहाँ पे, मैंने ही उसको जो है वो पानी में से निकालना है उसको, और लेकिन उसका उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो माँ के साथ ज्यादा है, यानी इसका मतलब मैंने कुछ चीजें मिस की हैं। कनेक्शन होना बड़ा जरूरी है, बड़ा जो जरूरी आज है, के माँ बाप आज मिस माँ कर बाप रहे के हैं, साथ नहीं है, आज माँ बाप। पेरेंटिंग है ही नहीं, ये हमने ये चैप्टर ही क्लोज कर दिया हुआ है, बच्चों को ऑटो पे लगा दिया हुआ है कि आप जो पैदा हो गए हैं अब आप स्कूल जाएं, स्कूल वाले जाने और आप जाने, हम है ही नहीं उसके तो अंदर। पेरेंट्स सुन लें कि क्या नहीं करना और क्या करना है, वो भी आप समझ गए होंगे देर हो गई भी है। लेकिन अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके साथ भी तो शायद कनेक्शन कायम कर लें, नए शादीशुदा जोड़े, शायद देखने वालों और सुनने वालों को कुछ चीजें समझने को मिल जाएं, जो मकसद है हमारे जो मकसद, पॉडकास्ट का। बिल्कुल सही। और इरफान साहब, हम जब कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे जो ज़रूरी कनेक्शन है हम उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, इतने मसरूफ़ हो गए हैं ना, कि अल्लाह ताला से कनेक्शन। आपकी पर्सनालिटी में और आपकी जर्नी में भी हमने एक शिफ्ट देखा, पता नहीं देखने वालों को उतना शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि एक तरफ शोबिस की चकाचौंध है और हीरोइंस हैं, बस मैं तब हीरोज भी इतना शोधा नहीं था। हैं। नहीं, शोधेपन की नहीं, शिफ्ट की शिफ्ट बात है जी। तो किया। फिर एक सफर शुरू होता है जिसमें रूहानियत नजर आती है हमें, तसव्वुफ नजर आता है और एक सूफीज़्म वाली तरफ भी आप जा रहे हैं। ये कब कायम हुआ और कैसे और क्या सिलसिला है? ये एग्जैक्टली वही टाइम था मेरा ख्याल है, पता नहीं कितना हुआ है, कितना अभी होना है, लेकिन वो टाइम यही था कि वारिस साहब के साथ जो कनेक्शन, वारिस साहब बड़े अल्लाह वाले आदमी थे, तो उनके माशाल्लाह। साथ जितना कनेक्शन था, उनके साथ जितना ज़्यादा टाइम गुजरा, और उनके साथ जिस तरह से आपको मैंने बताया कि वो हम्म। कशफुल मजूब हैं या बाकी किताबें हैं, वो सारी उनके साथ बैठ के मैंने क्या पढ़ी, जो बात मैंने है। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी ये वाली इस हम्म। किस्म की किताबें पढ़ूंगी, क्योंकि फील्ड ही ये वाली नहीं थी, इस नहीं किस्म थी। की थी। तो वो फिर चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर आनी शुरू हुई। उसके बाद जब पॉडकास्ट शुरू किया तो बहुत से लोग अल्लाह वालों ही वो हम्म। वाले मिले, जो अल्लाह वाले थे शायद, तो बल्कि शायद क्या, डेफिनेटली अल्लाह वाले थे, तो उनके साथ बैठ के फिर एक पता चला कि असल लाइन तो यही है, लेकिन शायद ये हर किसी के साथ हो जाता है 40 साल की उम्र के बाद, जो है वो जो 40 का चिल्ला होता है, उसके बाद एक कनेक्शन जो है वो मेच्योरिटी का आ जाता है, उसमें आपने फिर खुद नहीं डिसाइड करना होता है, फिर ये डेस्टिनी डिसाइड करती है कि आपको किस जगह पे लेके जाना होता है, तो वो। लेकिन एक चीज है कि वो कहीं ना कहीं अंदर होता है, वो एक क्या कहते हैं, शोला कहीं ना कहीं हम्म। दबा हुआ होता है और हम्म। फिर वो आगे आ जाता है, भड़क जाता है। हम्म। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है 60-70 साल की उम्र में भी वही खलंडरापन और वो जो आप कहते हैं शोखा वाला वो भी है। तो
तो ये अल्लाह की तरफ से ही है। ये एग्जैक्टली अल्लाह की तरफ से है, और वो सोसाइटी का बड़ा फर्क पड़ता है किन लोगों के साथ आप मूव कर रहे हैं, किन लोगों के साथ बैठ रहे ये हैं, वो आपने बड़ी सारा पते कुछ की जो है बात उसमें की, ये आपने बहुत वो अच्छी आपने बात की। डिसाइड करना है कि किसके साथ बैठना है आपने। क्या वो आप डिसाइड करते हैं या वो भी हो जाता है? आप इंटेंट शो करते हैं। अच्छा, फिर? हाँ, इंटेंट शो करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो खुद ही से हो जाता है। शायद खुद से हो भी जाता हो, शायद बड़ा बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो है, कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बहुत क्लियर होने चाहिए उसमें। नंबर 1 कॉन्सेप्ट ये जो शुरू से मेरे पेरेंट्स ने और मेरे उस्तादों ने क्लियर किया था कि आप जब यूथ में हैं, आप उस एज में हैं जहाँ पे आप बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। उस एज में भी आपने को 2-3 चीज़ें इस किस्म की करनी है, जिसमें स्पेशली ये है कि अगर आपने कोई गुनाह खुदा ना खास्ता आप कर भी रहे हैं, या आप ऐसी सिचुएशन में फँस गए हैं कि आप गुनाह को अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपने उसको अंडर द टेबल नहीं करना। उसको आपने ये नहीं कहना कि यार ये जो है मैं असल में इस टेंशन में हूँ इसलिए मैंने ये कर दिया, कोई एक्सक्यूज़ नहीं करनी। आपने मान लेना है मान कि लेना यार ये है। मैंने गलती की है, ये कर तो दी है लेकिन आपने इसको मान लेना है कि मैंने ये गुनाह था जो मेरे से हो हो गया है। गया, तो यस। वो फिर आप उसको उस गुनाह की आपको आदत नहीं पड़ती है। फिर 2, 3, 4 के बाद आप जो है वो आप रिवर्ट हो सकते हैं। अगर आप उसको शुगर कोटेड करते जाएँगे कि यार ये तो इस फ़ील्ड के वो जो है वो लवाज़मात हैं, इस फ़ील्ड की ज़रूरियात हैं, जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें इस फ़ील्ड का कहा जाता है कि फ़ील्ड की ज़रूरियात हैं, और शायद हैं भी, क्योंकि आप एक लेवल तक आप क्रिएटिविटी आपके दिमाग में होती है। उससे क्योंकि अब एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल चीज़ है ये क्रिएट करना, किसी चीज़ को जी, प्रोग्राम क्रिएट जी। करना या कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना। तो उसमें आपको एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल ही एक्टिविटी चाहिए वापस आने के लिए, यस। या उस तक पहुंचने के लिए। आप नॉर्मल जब तक आपको ये याद है कि मेरी बीवी ने जो है कहा हुआ है कि पैम्पर लेके जाना है या मैंने दूध का डब्बा साथ लेके जाना चीज़ें, तो क्रिएटिविटी नहीं हो सकती है। तो ये भी एक ज़रूरी है कि हाँ। आपको उन चीज़ों से कैसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, और फिर आप क्रिएटिव साइड पे आप जा सकते हैं। तो वो डिस्कनेक्ट करने का अगर आपको आदत हो गई है, तो आप फिर स्पिरिचुअल साइड पे भी जा सकते हैं। अगर आपने ये एक्सक्यूज़ेज़ लिए हैं कि अगर मैंने डिस्कनेक्ट होना है, तो किसी एबनॉर्मल या किसी गलत एक्टिविटी के थ्रू आपने डिस्कनेक्ट होना है, तो फिर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं लेके जाएगी। मेरे वालिद साहब स्मोकिंग करते थे बहुत अरसा पहले। एक दफ़ा जहाज़ में जा रहे थे तो उन्होंने मुझे वाक़या सुनाया कि वहाँ पे उस वक़्त ये था कि जहाज़ में सिगरेट जब टेक ऑफ कर लेते सिगरेट पी सकते थे। तो कहते हैं कि मैंने जो है अपने साथ जो बंदा बैठा था उसको मैं सिगरेट ऑफ़र किया, तो उसने कहा कि जनाब नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता, क्योंकि मैं जब कुरान पाक पढ़ता हूँ तो मेरे मुँह से बू आती है। तो वालिद साहब ने उसके बाद, ही वाज़ अ चेन स्मोकर, लेकिन उसके बाद सिगरेट पीना छोड़ दिया। अब ये किस्सा मेरे वालिद साहब ने मेरे बहुत से कज़नों को भी सुनाया। हुँ। लेकिन वो उन्होंने माना नहीं कि ये गलत है। हाँ, मान वाह-वाह, लेना वाह-वाह तो सबने की। मान लेना हाँ, ज़रा हाँ, एक तो अच्छा वो गुण है। किसी एक आधे बंदे को जो है वो समझ आती है। जैसे आपके स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर जो है ना वो कितने बच्चे होते हैं, 40-50 बच्चे हुँ, होते हैं, फर्स्ट एक ही आता है। हाँ, हुँ। बाकी टीचर ने सबको एक ही लेक्चर दिया होता है, पढ़ाया एक इकट्ठा होता है। पढ़ाया होता है उसमें। तो हाँ, वो अपनी-अपनी कैपेसिटी होती है कि वो उसको कितना कहाँ तक लेके चलता है। तो बिल्कुल, ये सारे बस मसाइल हैं बच्चों के। डायरेक्शन सही रखें सब और मान लें जहाँ गलत हो गया। इरफान हुँ, साहब, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रही हूँ, हमने काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू कर ली। आप काफ़ी ऐसे लोगों के करीब हैं, उनसे आपको गुफ्तगू करने का शर्फ भी हासिल होता है, उनसे सीखते भी हैं। एक सवाल है, और ना तो आप मौलवी हैं, आलिम ना मैं हूँ, हम आम नॉर्मल से इंसान हैं। अ, नमाज, इबादत, कहा जाता है पढ़ लो नमाज, पढ़ लो इबादत कर लो, इबादत कर लो, तो क्या सिर्फ नमाज ही इबादत है? नमाज तो इबादत तो है, बिल्कुल है, लेकिन वो इसी तरह से है कि आपने किसी एक स्कूल में एडमिशन लिया है, तो आपने वहाँ पे जाके पता चला है कि जी इस कलर का यूनिफ़ॉर्म पहनी है, इस कलर के इस तरह के बाल कटवाने हैं, ये आपका सिलेबस हुँ, होगा, ये आपके ऐसे नाखून होने चाहिए, ऐसी सॉक्स होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। इस टाइम पे आपने आना है, इस टाइम पे आपने नहीं आना, इस टाइम पे आपकी ब्रेक होगी, इस टाइम पे आपको सारा कुछ होगा। आप अगर ये सारा कुछ कर रहे हैं हुँ, और आप सारे लॉज़ फ़ॉलो कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फर्स्ट आ जाएँगे। हुँ, और आपने वो लॉज़ फ़ॉलो करते हुए 365 दिन में से एक भी दिन अगर डंडी मारी, हुँ, तो आपको खड़ा कर दिया जाएगा हाथ खड़े करा के उसमें कि आपने बेशक 364 दिन आपने अच्छी यूनिफ़ॉर्म पहनी, सारा कुछ किया, लेकिन एक दिन आपके जो है नाखून नहीं कटे हुए थे या बाल नहीं कटे हुए थे। आप जॉगर्स हुँ, पहने जिस दिन आपने बूट पहन के आने थे, सारा कुछ होना। तो नमाज़ का भी एक सिस्टम है जो आपने स्कूल ऑफ थॉट एडॉप्ट कर लिया है। हुँ, तो फिर ये उसका क्राइटेरिया है कि आपने नमाज़ जो है वो पढ़नी ही पढ़नी है।
ड्यूटी है, ड्यूटी है। ड्यूटी है। और नमाज जो है वो तो सिर्फ एक हाजिरी है 5 वक्त की, बिल्कुल। बाकी इबादत जो है वो तो आपने 24 घंटे हाँ, करनी है। यही फ़र्क समझना चाहती अगर 24 घंटे आप वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी नमाज जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है आपकी बाकी पब्लिक डीलिंग में, पब्लिक डीलिंग से मुराद क्या है, आप जब घर में अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, जिसका आपने बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया ज़िक्र अभी कि नहीं किया। हो पा रहा, बेगम के साथ क्या सलूक है, बहन-भाइयों के क्या साथ क्या सलूक है, माँ-बाप के साथ क्या सलूक है, दोस्तों अहबाबों के साथ क्या सलूक है, बिज़नेस में आपका आप किस तरह से लेके चल रहे हैं। अगर वहाँ पे आपका दीन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि नमाज जो है ये आप एक ड्यूटी अदा कर रहे हैं। फिर वो बचाएगी नहीं ना हाँ, आपको। हाँ, वो एक हाँ। ड्यूटी अदा कर रहे हैं। एक फिर वो इबादत नहीं है, वो एक हैबिट है। और बहुत से लोग मैंने यहाँ पे देखा मस्जिद में जाते हैं तो एज़ अ हैबिट सब लोग वहाँ पे आए होते हैं। मस्जिद में नमाज़ करने पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट ये था कि सब लोग जो है वो उस मोहल्ले के उस इलाके के एक जगह पे इकट्ठे हों और वहाँ पे नमाज़ इकट्ठे पढ़ें। इसका मतलब होगा कि एक दूसरे के दुःख दर्द बाँटें। कम्युनिटी सेंटर्स थे हाँ, मसाजिद हज़ूर हाँ। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल, ज़माने में। बिल्कुल और वो एक-दूसरे के दुःख-दर्द बाँटें। उस इलाके में कहीं किसी की बच्ची का मसला है, कहीं कोई बीमार है, कहीं किसी पे कर्ज़ा है, किसी कोई चीज़ है, तो वो सारा कुछ मिल के करें। हमारे साथ अफ़सोस ये है कि हम लोग जो है वो मस्जिद के अंदर क्योंकि एज़ अ हैबिट जाते हैं, तो वो नमाज़ हम पे हावी नहीं हो रही होती। हम जो है उस टाइम के साथ जाते हैं और जाके वापस आ जाते हैं और सब लोग मस्जिद में जाके बाजमात अकेले नमाज़ पढ़ के वापस आ जाते हैं। सो ट्रू। और फिर बाहर निकलने के बाद झूठ भी बोलेंगे, वो मुलाज़िम सारा को कुछ, तो थप्पड़ वो भी मार हैबिट हुई ना, वो देंगे, फिर रिश्वत हैबिट भी। हुई ना, वो फिर हाँ, हैबिट हुई। तो ये वो वो फ़र्क। नमाज़ अगर फ़र्क नहीं डाल रही है, तो फिर वो एक आदत है, वो फिर इबादत नहीं है। तो इन चीज़ों को कि अल्लाह वाले क्या कहते हैं? अल्लाह वाले कहते हैं कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद हमने जब वापस आना होता है, जब जब दुनिया में आते हैं, हमें टाइम लगता है। आपका उस इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उस मोड से अल्लाह वाले मोड से निकल के दुनिया वाले मोड में आते हुए हमें हमें टाइम लगता है कि हम वापस उसमें आ रहे हैं। अगर आप नमाज का देखते हैं तो वो एक्सट्रीम्स पे है। आपको जब नींद का गलबा बेस्ट गलबा हुँ, होता है तो फजर आती फ़जर है। है। बिजनेस का बेस्ट टाइम होता है तो जोहर है और ज़ोहर है। लंबी है। इस तरह से असर जब आप बिजनेस वाइंड अप कर जब आप थक घर जा रहे थक होते रहे हैं, हो आप। हाँ जब आप घर जा रहे हैं तो उस वक्त आपके पास वो मगरिब का टाइम हो रहा है। जब आप पे नींद का गलबा आ रहा है तो फिर उसके बाद आपके पास इशा ईशा का है। टाइम हो रहा है। ये सारे वो टाइम्स हैं जिसमें अल्लाह ताला हर बारी वार्न कर रहा है कि यार आपने आपने अल्लाह 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 5 टाइम्स। हुँ, और जो कहा जाता है कि ये 50 टाइम्स था, 50 टाइम्स से मुराद ये है कि शायद अगर मैं गलत नहीं तो हर 28वें मिनट पे आपने नमाज पढ़नी थी। 24 घंटे में से अगर 50 टाइम्स पे होता उसमें। बल्कि मैं साहिल अदीम के साथ बैठा हुआ था तो हो। उन्होंने कहा कि जनाब 50 नमाज़ें थी, 50 नमाज़ों का जो है वो अल्लाह ताला जब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिक्वेस्ट की कि इसको नमाज़ों को थोड़ा स्क्वीज़ डाउन कर दें, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है 5 नमाज़ें, लेकिन मेरे पास लौह महफूज़ में 50 नमाज़ें ही होंगी। तो मैंने ओह! उनको कहा कि मैंने साहिल को जब साहिल अदीम ने ये बात की तो मैंने साहिल को कहा कि इसका मतलब है कि अगर आप एक नमाज़ पढ़ेंगे तो 10 नमाज़ों 10 का फ़ायदा होगा। उसने कहा नहीं, नहीं होगा? आपकी सोच गलत है। एक छोड़ेंगे तो 10 छूटेंगी। पढ़नी तो है ही। ओह! वाह, 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 वाह! क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या हाँ, खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हैं। पढ़नी तो है ही। तो ये क्यों सोच रहे हो कि पढ़ोगे तो इंटू 10 होगा? वो तो है ही हुँ, है। छोड़ोगे, अगर तुम ये ज़हन में नहीं रखोगे कि मेरे से अगर नमाज़ छूट गई तो तो 10 10 नमाज़ें छूट गई हैं। छूटेंगी, तो फिर तुम जो है वो किसी तरफ से इस पे कन्विंस होगे। हम 4 नमाज़ें, 5 नमाज़ें, 6 नमाज़ें मतलब 6 दिन की नमाज़ें पढ़ने के बाद हम कहते हैं कि यार अब तो हमारे पास हर चीज़ की चीज़ें ये तो बहुत बेसिक है, ये तो ये फर्स्ट हम चीज़ है, समझते हैं फर्स्ट स्टेप एहसान है। कर दिया हमने हाँ, नाउज़ुबिल्लाह फर्स्ट अल्लाह स्टेप मियाँ है। पर। हाँ, फर्स्ट स्टेप है। तो इस तरह से ये तो स्कूल ऑफ थॉट में आने का एक क्राइटेरिया है, जिसको आपने निभाना ही निभाना है। बेशक। और अगर आपने इसको छोड़ा तो आपके साथ ज़्यादती होगी। अगर आपने इसको अडॉप्ट किया तो ये कोई किसी की ज़ात पे एहसान एहसान नहीं नहीं कर रहे है। ये आप हैं। अपने लिए जन्नत खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आपकी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, लोग इस तरह से भी मैंने देखा कि वो जो फ़र्ज़ हैं वो मस्जिद में पढ़ते हैं और सुन्नतें जो है घर में पढ़ते हैं ताकि बच्चों को और बेगम को और बेटियों को भी एहसास हो कि हमने भी नमाज़ हुँ। पढ़नी है, सारा कुछ होना है। लेकिन हमारे यहाँ देखते हैं चुप करके जो हम जाके मस्जिद में पढ़ाते हैं, ये नहीं देखते कि यार बेगम ने पढ़ी, बेटी ने पढ़ी, बेटे ने पढ़ी, नमाज़ नहीं पढ़ी। तो ये फिर वो एक अपनी नमाज़ वो फिर सबका जब तक आपने जवाब नहीं देना तब तक मुश्किल हो जाएगा। बहुत खूबसूरत बातें हमें पता चली इरफान साहब। एक और आपकी ज़ात का पहलू, बल्कि अरे अल्लाहु बहुत अकबर! से पहलू अल्लाहु सामने अकबर! आए, लोगों ने भी यकीनन बहुत सीखा होगा। हुँ। बहुत शुक्रिया आपका वक़्त निकालने के लिए।
और आप लोग से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कॉन्सेप्ट जो है ना उसका क्लियर होना और फिर बैलेंस को बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है। अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।